किसी की पहली क्लास है आज? फर्स्ट क्लास है? एकदम पहली क्लास? अभी क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? इससे पहले क्या पढ़े? हिस्ट्री पढ़ रहे हो? बढ़िया नोट्स बना रहे हो? ठीक। चलो देखो बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, है ना, संविधान। अब देखो, ये यूजीसी कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें अपन शुरुआत में एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, है ना। और एनसीईआरटी पढ़ी जाती है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, 6 to 12। लेकिन क्या डिफरेंस है जो आपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ा होगा, है ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को, और क्या डिफरेंस है जब आज आप पढ़ रहे हैं? तो डिफरेंस है बेटा, जब अपन स्कूल टाइम में पढ़ रहे थे तो स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, केवल पाठ को पढ़ लेते थे, समझते नहीं थे, उसके एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं देते थे कि ये क्या कहता है और इसका क्या यूज हो सकता है हमारे एग्जाम में। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप केवल एनसीईआरटी को ही पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ करके ही अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण होता है, ठीक। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें एनसीईआरटी के क्लास 6 to 12 हमको पढ़ना है, और मैं जो आपको विषय पढ़ा रहा हूं दैट इज पॉलिटी, है ना, राज व्यवस्था या संविधान जिसको बोलते हैं। और क्लास 6 to 12 यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये पूरी पॉलिटी आपको पढ़नी है। और मैंने कल आपको बताया था, मतलब लास्ट क्लास से मैंने आपको कनेक्ट किया था और हम क्लास 6 को शुरू करने वाले थे, तो मैंने आपको बताया था, तो वहीं से अपन एक रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो हम सब्जेक्ट शुरू करें वो है संविधान। मैंने आपको बताया था कि संविधान एक्चुअली होता क्या है। तो अब मैंने आपको बताया था कि संविधान जो होता है वो नियमों कानूनों का संग्रह होता है। बहुत सारे जब नियम कानून को हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको मिलाने से जो एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, ठीक। तो मैं ये कह रहा था बेटा आप लोगों को कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या होता है। तो हमने जाना कि भाई नियमों कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब संविधान दो प्रकार के होते हैं, ये भी बताया मैंने आपको। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित मतलब जिसको लिखा गया हो, और अलिखित मतलब जिसको नहीं लिखा गया हो। तो इसका रीजन भी मैंने बताया था कि अलिखित संविधान कहां पर होगा, जहां की जिन देशों की परंपराएं इतनी मैच्योर होंगी, है ना, कि वहां की परंपराएं रीति रिवाज ही नियम कानून का काम कर सके, तो वहां पर संविधान लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रिटेन वगैरह में हमको संविधान लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। लेकिन ऐसे देश जहां पर परंपराएं इतनी मजबूत नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि उन परंपराओं को ही हम नियम कानून के तौर पर एडॉप्ट कर सके, तो वहां पर हमको संविधान को लिखने की जरूरत होगी। और जब हमको संविधान लिखने की जरूरत है तो आप एक बात सोचना बेटा कि जब भी आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हो या कोई भी मैसेज करते हो, नॉर्मली खत तो आप लिखे नहीं होगे, क्योंकि आपकी उम्र में खत का चलन ही बंद हो चुका है ना। खत लिखे हो किसी को? नहीं ना। क्या किए हो? व्हाट्सएप, वही चलता है। इतना सीरियस होकर नहीं बैठना है, ऐसे देखे, ऐसे एकदम रिलैक्स, है ना। इंजॉय करो बेटा पढ़ाई को, पढ़ाई बोझ नहीं है, ठीक है, एकदम इंजॉय करके सुनो। तो अब आप मान लो कि किसी को आपको मैसेज करना है, ग्रीट करना चाहते हो। ग्रीट करना समझते हो ना, अभिवादन करना किसी का, जैसे सुबेरा हुआ तो आप किसी को अभिवादन कर रहे हो, गुड मॉर्निंग। तो आगे क्या लगाओगे? अगर आपका दोस्त है, गुड मॉर्निंग भाई, ऐसा लगाते हो। अगर मान लो कोई वो है, कोई खास है ना, गुड मॉर्निंग बाबू, ऐसा करते हो। अच्छा मान लो कि कोई और बड़ा है, जैसे मान लो हमें कर रहे हो, तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, ऐसा करोगे ना। पॉइंट नोट करो बेटा, लिख रहे हो तो लिख किस अंदाज में रहे हो, उस अंदाज में जिस अंदाज को सामने वाला पसंद करेगा, या जिस अंदाज का व्यक्ति सामने वाला है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तभी उसको अच्छा लगेगा। अपने दोस्त को लिख दो गुड मॉर्निंग सर,
तो क्या बोलेगा, अबे किसको भेज रहा था रे, मेरे को भेज दिया ऐसे। या अपने दोस्त को लिख दो, गुड मॉर्निंग बाबू, बेटा पकड़ाया आज, नाम बता बोलेगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अलिखित जिसको लिखने की जरूरत नहीं, और एक लिखित जिसमें हर चीज को लिखने की जरूरत होगी। और जब लिखने की जरूरत होगी किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, जैसे उस देश के लोग होंगे, उन देश के लोगों के अनुसार ही तो लिखा जाएगा ना। इसीलिए अब देखो, भारत की परंपराएं, इंडिया की परंपराएं उतनी मेच्योर नहीं थी, समझो ना। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो इतने मेच्योर नहीं थे कि हम डायरेक्टली उनको कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अडॉप्ट कर सके। इसलिए हमारे यहां हमको संविधान लिखने की जरूरत थी। और जब हम संविधान लिखेंगे तो कैसा संविधान लिखेंगे, जैसा भारत के लोग हैं या भारत की स्थिति जैसी है वैसा हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। और जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो हम देखते हैं कि चारों ओर पूरी डाइवर्सिटी फैली हुई है, हर कोई अलग है। देखो, अलग अलग क्षेत्र में जाओगे तो आप पहले देख करके बता दोगे, अच्छा ये आंध्र प्रदेश का है, अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट का है, अच्छा ये यूपी बिहार का है। आप तुरंत आप देख करके बता देते हो कि नहीं बता देते? इसका मतलब हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, और जब अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं तो हमको एक ऐसा संविधान लिखने की जरूरत थी जो सारे लोगों पर लागू हो, यानी भारत के लोग जैसा चाहे वैसा संविधान लिखने की जरूरत थी। और भारत की स्थिति या भारत के लोग कैसे, उनमें विविधता है ना, विविधता। यानी अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है इंडिया का, तो सबसे पहले हमको भारत की विविधता को समझना पड़ेगा, तभी हम लिख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम है सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन, ठीक है, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। और ये जो पूरा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है बेटा, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 इकाई हैं, 4 यूनिट्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी। दूसरी यूनिट जो है इसका नाम है सरकार। तीसरी यूनिट में है आपका स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। और चौथी यूनिट में है आपका आजीविका या लाइवलीहुड। ये पिछले क्लासेस में मैं आपको बता दिया था याद। अब देखें कि अगर भारत का संविधान लिखना है, इफ यू नीड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भारत की विविधता को समझना पड़ेगा। और भारत की विविधता किसमें दिया गया, आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी में। इसलिए सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका विविधता, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में सबसे पहला यूनिट है आपका विविधता, डाइवर्सिटी, और उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया बेटा? ठीक, चलिए। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका विविधता या डाइवर्सिटी। एक बात बताओ बेटा, किस में कंफर्टेबल हो, मैं पहले समझाऊं और लिखवाऊं, या मैं समझाते जाऊं, बोर्ड में लिखते जाऊं, आप लिखते जाओगे? समझा के लिखवाऊं? टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलो शुरुआत तो अपन वैसे ही करते हैं, आप थोड़े दिन में जब एक्नॉलेज हो जाओगे सारी चीजों से तो फिर लिखते भी जाना। पहले देखें, सबसे पहले हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट 1 है बेटा इसका विविधता, ठीक है ना, विविधता, डाइवर्सिटी, ठीक है ना, विविधता या डाइवर्सिटी। समझ गया? देखो बेटा, जैसे चैप्टर में दिया गया है, मतलब आपके बुक में जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है वैसे नहीं पढ़ना है हमको, हमें उसके समझ को पढ़ना है। समझ मेरी बात को बेटा, कि ये एग्जाम में कैसे हेल्पफुल करेगा, आपको कैसे हेल्प करेगा, आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं पूरे जिस्ट को आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ठीक है, पूरे जिस्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक। देखो, इस यूनिट 1 में हमको कुछ कुछ चीजें समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विविधता क्या होती है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। पहले मैं आपको बताऊंगा विविधता क्या होती है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें समझेंगे विविधता और असमानता में अंतर, ठीक है।
विविधता और असमानता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, ये टॉपिक्स है बेटा। इस यूनिट के अंतर्गत अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं ये टॉपिक्स आपके लिए बना रहा हूं। सही बात। यूनिट 1 में समझ पा रहे हो? 2 मिनट लिखने के पहले 2 मिनट बेटा, है ना, ये यहीं रहेगा, लेकिन पहले आप देख लो। जो यूनिट 1 है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में 2 चैप्टर दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में। 2 चैप्टर है, 2 पार्ट है उसमें, है ना, 2 अध्याय है। चैप्टर 1 विविधता के बारे में बताता है ना, विविधता क्या है इसके बारे में। और चैप्टर 2 जो है आपका विविधता एवं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। ठीक है, तो यूनिट 1 डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यूनिट 1 जो है आपका वो 2 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड चैप्टर जो है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को बता रहा है कि विविधता में भेदभाव कैसे हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे, क्योंकि पहले हम विविधता जानेंगे तब तो उसमें भेदभाव कैसे होता है ये जानेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इस फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ने के लिए मैं आपके लिए इंडिसाइज कर रहा हूं, इसको कुछ टॉपिक्स में बांट रहा हूं। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना बच्चों के जैसे, उस चैप्टर का जिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, फोकस पॉइंट कि क्या वो चैप्टर कहना चाहता है और ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए, ये भी अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि विविधता क्या होती है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। ठीक है ना, सबसे पहले हम जानेंगे विविधता क्या होती है। सेकंड हम जानेंगे विविधता एवं असमानता में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे भारत की विविधता या भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत में विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक, जब भारत में विविधता देखेंगे तो हम देखेंगे विविधता के कारण। ठीक है ना, विविधता के कारण देखेंगे, रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी, क्यों इतनी विविधता है भारत में। मेरी बात समझ रहे हैं? विविधता के कारण देखेंगे। ठीक, और लास्ट में हम देखेंगे विविधता के लाभ। अब देखिए बेटा, ये पूरे चैप्टर को पढ़ करके हमने ये चंद टॉपिक बना लिए। इस टॉपिक को आज हम खत्म करेंगे और ये चैप्टर 1 क्लोज हो जाएगा। जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसका अप्रोच समझिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है यूपीएससी में कि विविधता क्या होती है, असमानता क्या होती है, पूछता है। आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठाकर ये पूछ सकता है आपसे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और कोई व्यक्ति अनपढ़ है, तो ये विविधता है या असमानता है। अमीर छांटने दे देगा आपको, है ना, कि निम्न में से कौन सा एक विविधता का उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं बेटा। भारत में विविधता कैसी है समझे, मैं जब पढ़ाने के दौरान इसको सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अप्रोच समझ में आया बेटा? हम क्लास 6 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आया आपको? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखना है तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हिसाब से लिखना है, और इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी। तो पहले डाइवर्सिटी समझेंगे तब तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, इसलिए हम सबसे पहले डाइवर्सिटी देख रहे हैं। और डाइवर्सिटी के भी 2 चैप्टर, इसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले जानेंगे कि आखिर डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी क्या होती है, इंडिया डाइवर्सिटी कैसी है ना, डाइवर्सिटी के रीजंस क्या क्या होते हैं, और लास्ट में डाइवर्सिटी के बेनिफिट्स, या इसी को हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता के लाभ या महत्व। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं विविधता क्या होती है। ठीक है, आप मेरे को टॉपिक बताते चलना बेटा, ठीक है, हम उसी हिसाब से कवर करते चलेंगे। समझ में आया? देखो बेटा, लिखते भी चलेंगे बेटा तो नोट्स आपका बनते चलेगा मेरे साथ में, है ना। मैं डिक्टेट कर रहा हूं दोनों में ही, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में ही डिक्टेट करूंगा। हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में डिक्टेट करूंगा। ठीक है, जहां पर भी आपको इंग्लिश में दिक्कत जाए आप पूछिएगा मुझसे।
ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हाथ खड़े करो बेटा। ठीक, मैं बोलूंगा, अगर आपको कहीं पर भी लिखने में कोई दिक्कत जाए, स्पेलिंग में कहीं दिक्कत जाए, तो आप बताइए, मैं उसको डिक्टेट करूंगा प्रॉपर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात बेटा, विविधता क्या होती है? अगर हम इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा या हम डेफिनेशन देखें इसका कि आखिर विविधता क्या होती है। तो विविधता क्या है जानते हैं? विविधता से आशय, विविधता से आशय अंतर या भिन्नता से, समझ रहे? द डाइवर्सिटी मीन्स, द डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस, ठीक है, द डिस्टिंग्विशनेस, द डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस। जो भी अंतर आपको दिखाई दे रहा है वही क्या है? आपका भिन्नता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी आप अंतर देखते हैं वो सब क्या है? आपका भिन्नता है। आप देखो, हम सबके चेहरे एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे ना, सबके अलग अलग है। ठीक, जैसे मैं बुजुर्ग हूं, आप सब युवा हो, बच्चे हो, ठीक, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा है ना, कोई थोड़ा कम अच्छा है कि नहीं? ऐसा जब बोलने पर आते हो तो बातें, भाषा सब अलग अलग है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, कोई हिंदी मीडियम वाला है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, समझ रहे हो, कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है, कोई बिहारी बोल रहा है। आप जितनी भी चीजें देखते हो, ये जितने भी आप डिफरेंसेस देख रहे हो, ऑल बिलोंग्स टू द डाइवर्सिटी। ये जो भी आप अंतर देखते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएगा? आपका विविधता के अंतर्गत। समझ में है मेरी बात? याद रखें, ये जो विविधता है, ये विविधता निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। ठीक है, द डाइवर्सिटी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, द डाइवर्सिटी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। निम्न प्रकार की विविधता हो सकती है। कैसी कैसी? देखो तो बेटा, देखिए, निम्न प्रकार की। ए, पहला, नरजातीय विविधता, नरजातीय विविधता। नरजातीय विविधता को एथनिसिटी डिफरेंसेस कहेंगे। एथनिसिटी है। अच्छा, नरजातीय विविधता को साधारण शब्द में याद रख लो बेटा, रंग रूप के आधार पर जो भिन्नता दिखाई देती है, हमारे शारीरिक ढांचे के आधार, हम सबके चेहरे अलग अलग है कि नहीं है, ये एथनिसिटी है ना, ये हमारी नरजातीयता है। एक मानव के शारीरिक ढांचे के आधार पर जो भिन्नता दिखाई देती है ना, वो सब नरजातीय विविधता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप एक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे आप देखो कि जो नॉर्थ के लोग होंगे वो अलग दिखाई देंगे, जो साउथ के लोग होंगे वो अलग दिखाई देंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होंगे वो कैसे दिखाई देंगे? अलग ही दिखाई देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? देखो इधर ध्यान सुनो ना मेरी बात को। हम सब जो है ना बेटा, आप पढ़ेंगे इस चीज को आगे, जो मानव जो है ना, वो अलग अलग मानव को 8 प्रकार के जातियों में बांटा जाता है। जाति मतलब वो कास्ट नहीं, नरजातीयता के आधार पर हम कैसे दिखते हैं, इसके आधार पर 8 प्रकार में बांटा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एक होता है निग्रिटो, निग्रिटो, ये सब निग्रिटो, निग्रो, निग्रो से निकला है निग्रिटो। निग्रिटो किसको बोलते हैं? कहां पर होंगे? आपका केनिया वगैरह, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो लोग होते हैं, जो काले काले लंबे लंबे होंगे, है ना, जो एकदम काले होंगे, लंबे होंगे, वो निग्रिटो कहलाते हैं। जैसे निग्रिटो जो है ना, पूरे कहां पर आकर के, वैसे अपना साउथ साइड में। तो आप देखेंगे कि आमतौर पर जो साउथ साइड के लोग होंगे वो थोड़ा क्या होंगे? आपका ब्लैकिश होंगे, और ब्लैकिश होने के साथ साथ क्या होते हैं? बलिष्ठ, एकदम ताकतवर होते हैं, हाइटेड होते हैं। ये सब निग्रिटो के उदाहरण। सही बात। कुछ आप इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जाएंगे तो देखेंगे नाक कैसी होगी? चपटी होगी, चपटी लेकिन थोड़ी चौड़ी होगी। नाक, नाक का जो छेद होगा थोड़ा चौड़ा होगा। माथा एकदम क्या होगा? चपटा होगा। चीनी टाइप के आप बोलते हो ना, ये लोग दिखते हैं, उनको बोलते हैं ब्रेनोसिफलिक। ब्रेनोसिफलिक, ब्रेन मतलब सिर, सिफलिक मतलब चपटा। तो
क्यों ऐसा होता है? वहां की क्लाइमेट की वजह से। आप देखो, जैसे अभी भी आप यहां पर हैं, तो यहां पर क्या है, सूखी हवा चलती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत डस्ट वगैरह जाते हैं तो आपके नाक में बाल होते हैं, वो उनको रोक लेते हैं, और एयर जो है प्रॉपर पास हो जाता है, अंदर जाता है, आप उसको अंदर लेते हैं और बाहर भी करते हैं, इनहेल भी करते हैं और एक्सेल भी करते हैं। लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ग्लेशियर्स है ना, हिमालय जी, हिमालय सुने हो? हिमालय नॉर्थ में है कि साउथ में है? तो हाँ ना तो बोलो बच्चों, है? हाँ है। तो जो हिमालय है, अब वहां पर बर्फ है पूरा, तो बर्फ है ना, तो वहां पर जब हवा चलेगी तो हवा के साथ साथ बर्फ के कण भी उड़ते हैं। स्नो, जो स्नो नहीं बोलेंगे, प्रॉपर पार्टिकल्स ऑफ आइस बोलिए आप उसको, छोटे छोटे कण जो होते हैं। हवा तेज बह रही है तो हवा अपने साथ बर्फ को लेकर के उड़ेगी ना, वो भी नाक में जाता है। अब वहां पर अगर नाक का छेद वैसा ही हो जैसे अभी आपका है, हमारा है, तो सफोकेशन से मर जाएगा आदमी वहीं पर। इसलिए उनका नाक क्या होता है, एकदम ये वाली हड्डी जो होगी ना, ये एकदम चौड़ी होगी, यहां पर नाक एकदम चौड़ा, यहां तक आएगा नाक, चपटा हो जाता है। इसलिए अपन लोग का नाक क्या उठा हुआ है ना, उनका नाक क्या हो जाएगा, चपटा, तभी सीधा बर्फ अंदर, इसलिए फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती उधर। सही बात, आदमी एकदम अंदर से ठंडा रहता है। इसको बोलते हैं नरजातीय विविधता, ठीक है। एक कहलाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली आए हुए हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से आवर्जित होकर के इंडिया में, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलाइड जब वो घर, मतलब जैसे उनकी पहचान क्या है, आप जैसे देखोगे, टॉल, हैंडसम, ऐसे जो लोग होंगे, गोरे गोरे एकदम, चिट्टे लंबे चौड़े, सही बात, दाढ़ी वाड़ी एकदम बढ़िया अच्छे आती होगी, एकदम छाती पर घने बाल होंगे, वो सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं। सब तो हम इंसान है ना बेटा, लेकिन देखो ये एथनिसिटिकल डिफरेंस है। हम सब एक जो है, एक होकर के भी अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये विविधता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो, मेरे जैसे दिख रहे हो, मेरे जैसे दिखते हो? नहीं दिखते ना, दिख भी नहीं सकते। और मैं आपके जैसा दिख सकता हूं क्या? नहीं दिख सकता। दिस इज कॉल्ड एथनिकल डिफरेंसेस एंड दिस इज द डाइवर्सिटी। ये विविधता है, समझिए बात। दूसरी चीज देख, दूसरा हो सकता है आपका धर्म आधारित विविधता, ठीक है, धर्म आधारित विविधता, रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, धर्म आधारित विविधता। ठीक, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, सबके धर्म अलग अलग है, और धर्म के कारण हम में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है ना, अंतर आ जाता है कि नहीं आता है? कपड़े पहनने, है ना, इबादत करने, प्रेयर करने, पूजा पाठ करने में अंतर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो धर्म के आधार पर भी विविधता जन्म लेगी, समझ रहे हो? इसके बाद देखो अगला आपका भाषाई विविधता, ठीक है ना, भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषाई विविधता मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हम सबकी भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, कौन सी भाषा बोलते हो? छत्तीसगढ़ी, हिंदी, सीजी है, और कौन सी भाषा के लोग हो बताओ? तेलुगु, ये तेलुगु बोलती है, पूरे बोल लेती है? क्यों नहीं आता? तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि सब अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषा के आधार पर विविधता हो सकती है। इसके आधार पर, इसके अलावा एक हो सकती है आपका सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, समझ रहे हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी, सबके कल्चर, रहन सहन सब अलग अलग है ना। कल्चर कवर्स एवरीथिंग, है ना। कल्चर जो है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, आपके बोलने का तरीका, है ना, आपके खाने पीने का तरीका, रहन सहन जो है आपका, वो सारी चीजें कवर्स एवरीथिंग, कल्चर कवर्स एवरीथिंग। तो इसको बोलते हैं हम सांस्कृतिक विविधता।
अब देखो सांस्कृतिक विविधता मतलब किसी की शादी ब्याह में गए हो, अलग अलग लोगों के शादी ब्याह में गए हो। अब तुम्हारी तो भैया अभी तो तुम लोग ठीक ठाक से बालिग भी नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा तो नहीं, लेकिन किसी के यहाँ गए हो, शादी में गए हो, तो बोला करो ना ससुरे, सोए रहते हो मुर्दा टाइप। मैं बोल रहा हूँ शादी, अच्छा अलग अलग लोगों के शादी में गए हो, पापा के मम्मी के जो फ्रेंड वगैरह हुए होंगे उनके शादी में गए हो, अपने परिवार के शादी में जाओगे तो एक ही टाइप का कल्चर देखोगे। लेकिन किसी दोस्त के यहाँ जाओगे, मान लो कोई मुस्लिम है, उसके यहाँ अलग तरीके की शादी हो रही है, ठीक है, कोई हिंदू है ब्राह्मण है, उसके यहाँ रात में शादी हो रही है, किसी के यहाँ दिन में शादी हो रही है? किसी के यहाँ लड़का जो है लड़की के बाग में सिंदूर भर रहा है, कहीं पर लड़की लड़के नहीं, ऐसा नहीं होता, मान लो भर ही दे। ये सब क्या है? विविधता है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। नहीं आएगा ना, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, हम सब हिंदू है रे पगला, हिंदू में भी अलग अलग है कि नहीं है बता, तरीका है कि नहीं भाई? भाई अभी मान लो सपोज कर ले, जैसे यहाँ क्लासिफाई करते, मान लीजिए मैं मान लो मुस्लिम हो गया, ये हिंदू हो गया, ये सिख हो गया, ये ईसाई हो गया, सब अलग अलग धर्म के, विविधता हो गई। अब मैं हिंदू ही हो गया, अरे हिंदू में क्या कितने सारे लोग हैं भाई, है ना? हिंदू में ही किसी के यहाँ रात में शादी हो रही है, किसी के यहाँ दिन में शादी हो रही है, सही बात। किसी के यहाँ लड़का लड़की को लेकर जाता है, कहीं पर लड़की लड़के को ले आ ले रही है? कहीं पर लड़की सिंदूर भर दे रही है खुद ही, मांग भरू मैं सजना, ऐसे टाइप से, और कहीं पर मांग भरो सजना, ऐसे चल रहा है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। होता है कि नहीं होता है? कहीं पर बच्चा औरत कहीं छठी हो रहा है, तो कहीं पर छठी नहीं हो रहा, छठी करते ना छठी, और कहीं पर सीधा बरहो कर दे रहे हैं, 12 दिन वाला, सुने हो? कहीं पर अन्नप्राशन होता है, कहीं पर कुछ नहीं होता, होता है ऐसा, सुने हो? अच्छा चलो एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। मान लो जैसे मैं हिंदू, ये भी हिंदू, ये भी हिंदू, ठीक है, लड़कियों को नहीं लेते क्योंकि लड़कों का कल्चर है। मान लो मैं हिंदू, ये हिंदू, तो हिंदू में मैं मान लो ब्राह्मण हो गया, छत्री हो गए, ठीक है, छत्री छोड़ दो, मान लो कि आपका दूसरे हो गए, मतलब गुप्ता हो गए, कोई भी हो गए, ठीक है, मैं तो, मेरा तो जनेऊ होगा क्योंकि मैं द्विज पुरुष हूं, 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण, लेकिन इनका तो नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है, तो हिंदू तो हुए लेकिन कल्चर डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ जी? है, इसी को बोल रहा हूं मैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी रीजनल नहीं हो सकता, सही बात। धर्म में हम एक है, लेकिन कल्चर में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब उसमें भी किसी के यहाँ मतलब जनेऊ धारण करने, उपनयन संस्कार के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के यहाँ शादी के समय पर ही हो रहा है, सही बात, तो किसी के यहाँ बचपन में हो जा रहा है, बचपन है। सुने हो प्यारे बच्चों, तुम लोग को तो बच्चों बोलने मजा भी आ रहा है, हो भी उसी स्टेप के, ये नीचे रहते हैं 29-30 के, उनको भी बच्चों बोलना पड़ता है, ठीक, और खुश हो जाते हैं वो, वाह सर हम तो 20-21 के लग रहे हैं, ऐसे बोलते मालूम, ठीक है, जाके बोलना नहीं नीचे, ठीक है, नहीं बोलेंगे सर हम लोग को ठोकरा बता रहे थे। तो इस तरीके से आपका ये डाइवर्सिटी होती है बेटा। तो विविधता से आशय अंतर या भिन्नता से है। ये विविधता निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है: नरजाति विविधता, धर्म आधारित विविधता, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता। ये इस प्रकार की विविधता होती है। समझ में आया विविधता क्या होती है? अब एक चीज और समझना है बेटा, देखो इसी में आगे चलते हैं अपन और अगला चीज देखते हैं, विविधता और असमानता। इधर देखो, दूसरा टॉपिक है ना, विविधता एवं असमानता में अंतर। तो ये आपका विविधता एवं असमानता, ठीक है, विविधता एवं असमानता में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। देखो बेटा, अभी हमने विविधता पढ़ा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझिए बेटा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विविधता क्या होती है, ठीक, और विविधता कितने प्रकार की हो सकती है। तो हमने आपको बताया ना विविधता कितने प्रकार की हो सकती है, नरजाति विविधता हो सकती है, धार्मिक विविधता हो सकती है, भाषाई विविधता हो सकती है और सांस्कृतिक विविधता। 4 प्रकार की विविधता होगी। समझ में आया?
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, वो पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद का ये सार है, 4 पन्ने पढ़ने के बाद, समझे बात। अब देखिए विविधता एवं असमानता में अंतर, तो मैं इसको आपको लाइन खींच करके बताता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। विविधता और असमानता, असमानता को एनसीईआरटी किताब में गैर बराबरी भी लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना, गैर बराबरी। विविधता एवं असमानता में अंतर, तो विविधता और असमानता को गैर बराबरी भी लिखा हुआ है ना। तो डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी, एक साइड अपन डाइवर्सिटी ले लेते हैं, एक साइड इनइक्वालिटी ले लेते हैं। देखिए बेटा अंतर को समझते हैं। पहला अंतर समझ, विविधता क्या है। तो याद रखें कि विविधता इंसानों में या मानव में विद्यमान अंतर है ना, विद्यमान आपका नरजातीय, भाषाई, ठीक है, भाषाई, सांस्कृतिक, ठीक, धार्मिक अंतर ही विविधता है। समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एथनिकल, ठीक है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस आर द डाइवर्सिटी, ठीक है ना, यही क्या है आपका डाइवर्सिटी, विविधता। लेकिन असमानता क्या है ना, असमानता क्या है। याद रखें कि मानव के दर्जे में विद्यमान भिन्नता, मानव के दर्जे में विद्यमान भिन्नता ही असमानता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, इसको समझिएगा, ठीक है। मानव के दर्जे में विद्यमान भिन्नता ही असमानता है, ठीक है। द स्टेटस डिफरेंसेस इज इनइक्वालिटी, समझ बात, द स्टेटस डिफरेंसेस इज इनइक्वालिटी। धर्म के आधार पर हम अलग अलग हैं, ठीक, भाषा के आधार पर अलग अलग है, तो ये सब क्या है आपका विविधता है। इससे कोई भेदभाव या गैर बराबरी की भावना नहीं आ रही है, सभी धर्म एक जैसे है ना, सभी रंग रूप सब एक जैसे हैं, तो ये विविधता है, दिस इज डाइवर्सिटी। लेकिन जब दर्जे में डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंसेस इन स्टेटस, जब दर्जे में भिन्नता आएगी, डिफरेंसेस इन स्टेटस, इट इज नोन एज इनइक्वालिटी। जैसे बेटा इधर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीर गरीब, सही बात, एलीट एंड द पुअर क्लास, ठीक है, एलीट एंड द पुअर क्लास। सो बेसिकली ये भी अलग अलग है, बट बीइंग एलीट एंड बीइंग पुअर इज नॉट डाइवर्सिटी, इट इज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इट इज इनइक्वालिटी। ये अलग अलग है, मतलब ये असमानता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। दूसरी चीज देखिए बेटा, दूसरी चीज, शिक्षित अशिक्षित, इसी को आप पढ़ा हुआ या अनपढ़ भी लिख सकते हैं, लिटरेट एंड इलिटरेट, ठीक है, बीइंग लिटरेट और बीइंग इलिटरेट। कोई पढ़ा हुआ है कोई नहीं पढ़ा हुआ है, ये असमानता है, समझ रहे हैं। आपके माँ बाप के पास पैसे थे, उन्होंने आपको पढ़ा दिया, आप लिटरेट है। किसी के अंदर बहुत योग्यता लेकिन उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो इलिटरेट है। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट डाइवर्सिटी। ये क्या है आपका इनइक्वालिटी है, असमानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बेटा इसमें ध्यान देंगे, द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, ठीक है, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था जो है, ठीक, जो जातिगत डिफरेंसेस जो बनाए गए, वो सब क्या है आपका किसमें आएंगे, असमानता में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, कास्ट सिस्टम इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। ये समझना है बेटा, समझना है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर आप अलग अलग हैं, लेकिन धर्म में जब आप उसी में उच्च जाति, निचली जाति या अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, जब जातियों में आप बढ़ते हैं तो ये आपको डिस्क्रिमिनेट करता है। मेरी बात समझे कि नहीं, असमानता का भाव आता है आपके अंदर में कि भाई उच्च जाति निम्न जाति ये क्या,
समझ नहीं बात, यहां से विविधता नहीं आ रही है, यहां से असमानता आ रही है. सो बेसिकली द कास्ट सिस्टम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी. मेरी बात समझ रहे हैं? जो जाति व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका असमानता के अंतर्गत. विविधता समझ रहे हो ना बेटा? बहुत सिंपल सी बात. द डिफरेंसेस बाय विच नोबडी कैन फील इंफीरियर और सुपीरियर. ऐसा अंतर जिससे आपको इंफीरियर या सुपीरियर ऐसा कोई भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा, वो डाइवर्सिटी है. मैं काला हुआ तो क्या हुआ भाई? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए. मैं गोरा हुआ, वो गोरा हुआ तो क्या हुआ भाई? सही बात. ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. ये तो हम अपने मन में सोच लेते हैं. समझो मेरी बात को. लेकिन जब जाति के आधार पर हम बांटते हैं तो जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है आपका? पूरी तरीके से असमानता को दर्शाता है. और क्यों बेटा, क्यों? इसको भी समझना. देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. ठीक है? डिफरेंसेस इन कास्ट सिस्टम is not diversity, it is a perfect example of inequality. ठीक है? Why and how? क्यों और कैसे? एग्जाम्पल समझिए. बेसिकली हमारे यहां जो जाति व्यवस्था बनाई गई, जाति व्यवस्था काम आधारित थी. ठीक है ना? द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग. ठीक है? वॉज बेस्ड ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट, वॉज बेस्ड ऑन देयर वर्क. हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम बना वो कार्य आधारित था. मतलब जो जैसा काम करता था उसको वैसे कास्ट सिस्टम में रख दिया गया. मेरी बात समझ रहे हैं? जो जैसा काम करता था उसको वैसे कास्ट में रख दिया गया. कोई पढ़ाता लिखाता पूजा पाठ करता था तो ब्राह्मण बना दिया गया. ठीक है? किसी का काम आपका युद्ध करना था, रक्षा करना था, सिक्योरिटी करना था, क्षत्रिय बना दिया गया. व्यापार व्यवसाय के लिए वैश्य को रख दिया गया. जो मजदूर वर्ग था उनको किस में रख दिया गया? आपका शूद्र वर्ग में रख दिया. तो हमारे यहां जो बेसिकली जो कास्ट सिस्टम था वाज बेस्ड ऑन फंक्शनिंग, वाज बेस्ड ऑन व्हाट दे डिस्पोज द वर्क. वो कौन सा कार्य करते हैं उसके ऊपर आधारित. मेरी बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें सोशल मोबिलिटी नहीं थी, सामाजिक गतिशीलता नहीं थी. ठीक है ना? द कास्ट सिस्टम विच वाज एडॉप्टेड इन इंडिया हैजंट एनी सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं. ठीक है? आपके पिताजी तो कुम्हार हुए, वो कुम्हार जाति में ही रहेंगे. सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि आप काम करके बदल दो अपने कास्ट को. मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं एक कुम्हार के घर में पैदा हुआ, तो मैं पैदा तो कुम्हार हुआ, लेकिन अगर मैं पढ़ाने लगूं तो मेरी जाति ब्राह्मण लिखी जानी चाहिए. पूजा पाठ करने लगूं मेरी जाति ब्राह्मण लिखी जानी चाहिए. दिस इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी. बट द कास्ट सिस्टम विच वाज एडॉप्टेड इन इंडिया हैजंट एनी काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी. उसमें कोई सोशल मोबिलिटी नहीं थी. तो कुम्हार में भले आप आईएएस अधिकारी बन जाओ, कहलाओगे कुम्हार है. मेरी बात समझ पा रहे? इट मीन्स वी हैव नो एनी काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी इन आवर कास्ट सिस्टम. कोई जातिगत व्यवस्था नहीं थी. ठीक है? व्यक्ति को उसी जाति में रहना था और वही काम. इवन सोशल मोबिलिटी मतलब काम भी आप चेंज नहीं कर सकते थे प्राचीन काल में. अभी तो आप संविधान लिख दिया गया ना, अब तो संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है काम करने का. लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना? इन द एंशिएंट एरिया द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज हैजंट एनी काइंड ऑफ सोशल मोबिलिटी. इवन द पर्सन birth in the caste has to perform all the functions of their caste. जिस जाति में जन्म लेता था उसी जाति के काम को उसको करना पड़ता था. उसके अंदर योग्यता हो तो भी वो दूसरा काम नहीं कर सकता था पहले. So basically the ancient caste system of India was the perfect example of inequality, not the diversity. बोलो ना, समझ में आ रहा है मेरे? तो ये आपका इस तरीके से असमानता होती है. तो विविधता क्या होती है समझ में आया? असमानता क्या होती है समझ में आया? तो याद रखें कि विविधता जो है एक सकारात्मक संकल्पना है. इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, है ना? अलग अलग लोग हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं?
और असमानता जो है ये क्या है आपका, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है या नकारात्मक संकल्पना है, ठीक है, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एक नकारात्मक संकल्पना है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया, विविधता और असमानता में क्या होता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि असमानता क्या होती है तो बता लेंगे आप, असमानता मतलब भेदभाव, ठीक है ना, जो दर्जे में विद्यमान, अगर दर्जा आपको नहीं समझ में आए तो आप अंग्रेजी में लिख लो, किसी के स्टेटस में जो डिफरेंस आता है वो आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बट इनइक्वालिटी इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात समझो बेटा, नोट करके लिखना, इसी कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी की किताब में, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, उसको पोयली सेन गुप्ता, एक आपका राइटर है, ऑथर है, पोयली सेन गुप्ता की द लाइट्स चेंज्ड, ये किताब है, ठीक है ना। इस किताब की एक कहानी को लिया गया है समझाने के लिए कि असमानता और विविधता अलग अलग चीजें हैं। तो आपको मैंने क्यों लिखवाया यहां पर, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, द लाइट्स चेंज रिटन बाय द पोयली सेन गुप्ता। मेरी बात समझ रहे हैं, लाइट्स चेंज्ड किताब के लेखक कौन है, तो पोयली सेन गुप्ता। मेरी बात समझ रहे हैं, द लाइट्स चेंज्ड बाय, रिटन बाय पोयली सेन गुप्ता। इस किताब में एक कहानी ली गई है और उस कहानी के आधार पर समझाया गया है डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। मैं उस कहानी को आपको सुनाता हूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, समझ रहे हो। और मैं उस कहानी को किताब के हिसाब से नहीं सुना रहा हूं, मैं उस कहानी को अपने हिसाब से सुना रहा हूं। आप सुनो, क्योंकि वो कहानी एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन कहानी सुन करके आपको समझ में जरूर आ जाएगा। सुनाओ, देखो कहानी क्या है। पोयली सेन गुप्ता की जो द लाइट्स चेंज जो किताब है, उस किताब में उन्होंने दो लड़कों की कहानी को बताया है, दो लड़के जिसमें दोनों के नाम सेम है, दोनों का नाम बताया गया समीर, ठीक। और डिफरेंस करने के लिए जो ऑथर है पोयली सेन गुप्ता, वो उनके नाम को समीर 1 और समीर 2 के नाम से संबोधित करती है, समीर 1 और समीर 2। कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, निन्नी तो नहीं आएगी, हाँ। तो उन्होंने दो लड़कों को लिया है समझाने के लिए, लड़कों के नाम क्या है, समीर 1 समीर 2। मारूंगा पीतांबरी, पीतांबर मतलब पीला है जिसका वस्त्र, और स्त्री तो पीतांबरी। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लो, जैसे पोयली सेन गुप्ता कहते हैं कि दो लड़के हैं, दोनों के नाम समीर है, एक है समीर 1 और एक है समीर 2। समीर 1 बड़ा है, समीर 2 छोटा है। समीर 1 अमीर है और समीर 2 गरीब है। अंतर देखो बेटा, बड़ा कौन, छोटा कौन, वेरी गुड। अमीर कौन और गरीब कौन, समीर 2। समीर 1 के पास कार है, समीर 2 के पास कुछ नहीं। और समीर 1 जो है जब अपने ऑफिस की ओर जाता है तो उसके ऑफिस के पहले ठीक एक सिग्नल पड़ता है, सिग्नल समझ गए, ट्रैफिक सिग्नल। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो रेड सिग्नल होता है और एक लड़का जो है वो अखबार बेचता है ना। और जो समीर 1 है जो कि कार में बैठा हुआ है, अमीर आदमी है, वो हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर लेता है। तो जैसे वो आता है उसकी कार के पास, तो जो समीर 2 है बच्चा, उसको लगता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर लेता है मतलब इसको हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो आकर के टूटी फूटी अंग्रेजी बोल करके इसको पेपर बेच देता है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। एक दिन जो समीर 1 है, जब उसकी गाड़ी आकर के रुकी
तो ये लड़का उसके पास अखबार देने नहीं जाता, पीछे रह जाता है, मतलब अब बेचते आ रहे हो तो पीछे रह गया। और सिग्नल काफी लंबा था तो उसने आवाज दे करके बुलाया, ए इधर आ। तो ये हिंदी में बोलता है, तो दौड़ करके आता है समीर टू और बोलता है कि अच्छा आपको हिंदी आती है? बोला हाँ मेरे को हिंदी आती है। समीर वन समीर टू दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो? समीर वन जहां अंग्रेजी बोल लेता है, समीर टू अंग्रेजी नहीं हिंदी बोल लेता है, भाषा दोनों की अलग अलग। समीर वन हिंदू है और समीर टू मुस्लिम है। अब कैसे पता चलता है उसको, ये देखो। पहले समीर वन जो है, जो कार में है, वो बुलाता है उसको, बोलता है कि भाई मेरे को पेपर नहीं दिया यार छोटू तू। तो बोलता है अरे साहब मैं तो सोचता था कि आप अंग्रेजी ही बोलते होगे, आप हिंदी बोल लेते हो। बोला हाँ मैं हिंदी बोलता हूं। और फिर वो आता है तो बोलता है पेपर दे दे मेरे को। तो बोले आज इंग्लिश का तो नहीं, बोले हिंदी दे दे पढ़ लूंगा। ठीक। फिर उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, कितना पढ़े लिखे हो? बोले साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। सही बात। और समीर वन जो है उससे कुछ और बात कर पाता, तब तक सिग्नल क्या हो जाता है, हरा हो जाता है और गाड़ी चले जाती है। ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी आगे ले लेता है। अगले दिन जब फिर वापस ये सिग्नल पर आता है तो वहां पर वो समीर टू जो है वो नहीं मिलता। 2-3 दिन के बाद फिर जब सिग्नल पर आता है तो वो वहां पर आता है और रोता हुआ दिखाई देता है। तो पूछता है क्यों रो रहे हो? बोले साहब कल आपने पेपर पढ़ा था। समीर वन को बोलता है, बोले हाँ। तो उस पेपर में कुछ आपने सुना? बोले हाँ। तो उसमें बताया गया रहता है कि फलाना शहर में सांप्रदायिक दंगे हो गए और कुछ जो बस्तियां थी उनको आग लगा दी गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के लोग जो है मारे गए। तो बोलता है हाँ यार सुना तो था। तो बोले मेरे घर को भी जला दिया गया और मेरी अम्मी जो है अब नहीं रही। वहां से उसको पता चलता है कि ये मुस्लिम है। समझिए बात। लेकिन दोनों में दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। कहानी का इतना ही अंश लिया गया है और इतने पूरे अंश आपको विविधता और असमानता में अंतर समझने के लिए काफी है। दोनों का अलग अलग दिखना विविधता है। ठीक। दोनों का अलग अलग भाषाओं को जानना विविधता है। अलग अलग दिखना नरजाति विविधता, अलग अलग भाषाओं को जानना भाषाई विविधता। समझ रहे हैं? दोनों का अलग अलग धर्म होना धार्मिक विविधता। ठीक। दोनों के अलग अलग कल्चर होना कल्चरल डाइवर्सिटी, तो विविधता है। लेकिन जब वो बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और इसका पढ़ा लिखा होना, यानी एक का शिक्षित होना एक का अशिक्षित होना, यह विविधता नहीं है, असमानता है। समझ में आई मेरी बात? यह असमानता है, इनइक्वालिटी है। और उसी में जब वो बोलता है कि मैं गरीब हूं आप अमीर हो, एक कार में चल रहा है एक पैदल है, ये जो गरीबी और अमीरी में जो भिन्नता दिखाई देती है, ये भी आपका विविधता नहीं, ये भी असमानता है। समझ में आई मेरी बात? दोनों की मतलब यहां से असमानता को समझना और विविधता को समझने या समझाने की बात कही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। समझ में आया? हाँ। तो जाति में अपनी जाति में होगा बेटा, जैसे मुस्लिम हो गए तो सिया सुन्नी, इसमें असमानता होगा। हिंदू हो गए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हिंदू मुस्लिम में असमानता नहीं है ना भाई। दो धर्म में धर्म बराबर है, धर्म बराबर है, सबका मालिक एक। अब उस मालिक को तुम भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, नानक जी बोलो, मतलब ईसाई बोलो, ईसा मसीह बोलो, कुछ भी बोलो, सबका धर्म एक है। लेकिन उस धर्म के अंदर जो जातिगत व्यवस्था है उससे भिन्नता आती है। तो धर्म के आधार पर भिन्नता नहीं, उससे विविधता आती है। समझ में आई मेरी बात? ठीक। तो आज इतना जानो, कल हम पढ़ेंगे भारत में विविधता और आगे के टॉपिक। ठीक है? कौन कौन से टॉपिक बच गए? भारत में विविधता और विविधता। ठीक है? कल उसको पढ़ेंगे। ठीक है? समझ में आया अच्छे से? ठीक, चलो हो गया। चलिए, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अध्याय 3 है ना, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। तो इसको मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊं और भी बेस बुक से पढ़ाऊं, इसके पहले मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। कहीं कहीं पर मैं बताया हूं कि हमको अपने तरीके से भी पढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को पहले समझें, फिर किताबें तो आपको पढ़ा ही देंगे।
तो हेडिंग आप डाल लीजिएगा अध्याय 3 का, स्रोतों के प्रकार और इतिहास के निर्माण, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। क्या होता है, जो हम सोर्स से नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज गेन से हम इतिहास का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है वो बिखरा बिखरा है, जानकारियां अप्राप्त रही, प्राचीन इतिहास लोगों ने समझा नहीं, तो उसे आधुनिक काल में नए तरीके से क्या किया गया, निर्मित किया गया, बनाया गया। तो वही इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से आपके पास क्या होगा, जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से आपके पास जानकारियों का खजाना खुल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, और ये अंतहीन सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन फिर भी मैं पहले आपको विशुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं इसको, फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा, है ना, लिखा भी दूंगा। आपको स्रोत को वर्गीकृत करना सिखा रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। ये सब एनसीईआरटी में नहीं देता ठीक से, अपने दिमाग में बैठा लें, फिर बुक को फॉलो कर लेंगे। हम स्रोतों को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल। पुरातत्व का डिपार्टमेंट जानते हो ना, पुरातत्व वाला डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पुरातात्विक स्रोत पहला स्रोत है। और दूसरा सोर्स होता है साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर से रिलेटेड, पुरातात्विक और साहित्यिक, टू टाइप्स ऑफ सोर्स, ठीक, रिलेटेड विथ लिटरेचर एंड रिलेटेड विथ आर्कियोलॉजी। पुरातात्विक स्रोत और कौन सा सोर्स ले रहे हैं, साहित्यिक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में क्या आ सकता है, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, है ना, भवन, अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इंक्रिप्शंस, सिक्के, और भी ऐसी बहुत सी बातें। सबसे क्या क्या जानकारी मिलती है मैं आपको समझाते जाऊंगा कि बिल्डिंग से आप कैसे जानोगे। किसी स्मारक में क्या आ सकता है, जैसे पिलर्स ऑफ अशोक, या क्या बना है इंडिया गेट। उस इंडिया गेट में किसका नाम लिखा हुआ है, विश्व युद्ध से जुड़े हुए सैनिकों का नाम लिखा हुआ है। तो आज से और कई सौ साल बाद उसको देख करके लोग जानेंगे कि वर्ल्ड वार में कौन कौन गए थे। बहुत सी बातें धीरे धीरे सीखेंगे, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। और फिर दूसरा क्या होता है, साहित्यिक स्रोत मिलता है। साहित्यिक स्रोत में भी हम जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक धार्मिक आता है, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। और सेकंड आता है लौकिक साहित्य। लौकिक मतलब जो आम जीवन से संबंधित है, लौकिक साहित्य मतलब कहानी, उपन्यास, कविता, ये लौकिक साहित्य है। लौकिक मतलब समझ रहे हो, रिलेटेड विथ पीपुल, ऐसा अपन समझ सकते हैं। या जो रिलीजियस नहीं है, जिसका धर्म से लेना देना नहीं है, वो लौकिक साहित्य कहलाता है। इंग्लिश वर्जन देख लेंगे अभी। और उसके बाद फिर आता है विदेशी यात्रियों के विवरण, जो ट्रेवलर्स आए हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्री, पिलग्रिम्स, विदेशी यात्रियों के विवरण। ये हमको तीन मतलब मेन सोर्स मिलते हैं लिटरेचर से सोर्स। विदेशी यात्रियों ने किताब लिखी है भारत पर, ठीक, एकदम क्लियर हो रहा है। अब देखो इधर हम देख लेते हैं किस किस काल को हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी मैं रफ आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हम भारत का इतिहास शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे, पहले नंबर पर आता है प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, स्टोन एज। प्राग ऐतिहासिक काल को भी ना लिख करके मैं ऐसा कह दे रहा हूं पाषाण युग, ठीक। इंग्लिश वर्जन वाले लिख सकते हैं स्टोन एज। उसके बाद क्या आता है फिर ताम्र पाषाण युग। हमने तांबे की, ये हिस्ट्री में अभी पढ़ाऊंगा आपको, इन्हीं सब सोर्स के आधार पर ये हिस्ट्री बनेगी। सेकंड में कौन सा युग आता है, ताम्र पाषाण युग, कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक एज, है ना। कैल्कोलिथिक कहलाएगा उच्चारण में, CH के नाम से कुछ लोग चाल्कोलिथिक बोलेंगे। कैल्कोलिथिक एज मतलब तांबे और पत्थर का जब साथ साथ प्रयोग होना शुरू किया गया,
तो मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, किस धातु का, उसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु थी तांबा, कॉपर। इसके बाद फिर कांस्य युगीन दौर आता है, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रांज एज, कांस्य युग, और यहीं से आदि इतिहास की शुरुआत हो जाती है। ये सभ्यता कहलाती है, इसी सभ्यता का नाम है कांस्य युगीन सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये भारत में प्रथम नगरीकरण है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये शहरी सभ्यता थी, आगे हमको पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, पहली बार शहरीकरण हुआ था भारत में। फिर विभिन्न कारणों से ये सभ्यता नष्ट हो गई, डिक्लाइन हो गया, इसका पतन की ओर चली गई। और इस सभ्यता का जो कालक्रम था सिंधु घाटी का, एट रैंडम फ्रॉम 3000 टू 1500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये इसका टाइम पीरियड था। 3000 टू 1500 बीसी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के तुरंत बाद जो सभ्यता भारत में आती है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को बहुत डिटेल से भी पढ़ेंगे, सिंधु को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पाषाण युग को भी डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो केवल थीम ले रहे हैं। वैदिक सभ्यता कब से कब थी, 1500 टू 600 बीसी। ओके, इसके भी दो सेक्शन हैं, प्री वैदिक एज एंड आफ्टर वैदिक एज या पोस्ट वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज एंड पोस्ट वैदिक एज, पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। सीखेंगे हम धीरे धीरे, यहां से आपको बहुत मजा भी आएगा। फिर इसके बाद 600 बीसी, ये भारत में द्वितीय नगरीकरण कहलाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन। और साथ ही साथ जो 600 बीसी का हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम धार्मिक क्रांति का भी दौर कहते हैं। इस समय भारत में क्या होगा, 16 महाजनपद आएंगे, 16 ग्रेट स्टेट्स, 16 महाजनपद। महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य, जैसे अभी हमारे पास कितने राज्य हैं, 28, वैसे उस समय 16 राज्य रहेंगे। 16 राज्य रहेंगे जो किस नाम से जाने जाएंगे, 16 महाजनपद के नाम से जाने जाएंगे। और इसी समय दो नए धर्म आएंगे वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के कारण। वो नए धर्म कौन कौन से रहेंगे, बौद्ध और जैन धर्म। ये 600 बीसी में होगा। फिर 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरेगा मगध, मगध एम्पायर। मगध ने फिर हम शक्तिशाली राजवंश में मौर्य डायनेस्टी तक पहुंचेंगे, छोटे छोटे डायनेस्टी को पढ़ते पढ़ते। मौर्य डायनेस्टी के सबसे महान सम्राट अशोक, उसके पिता बिंदुसार, उसके भी पिता चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य उनके गुरु हैं। तो ऐसे सब लोगों के बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे, मगध पर जब हम जाएंगे तो। फिर मगध के बाद कुछ विदेशी शासक भी रहेंगे भारत में, ब्राह्मण वंश भी आएंगे भारत में, जिनको हम देखेंगे, कुषाण वंश, शुंग वंश, है ना, मौर्यों के बाद। ये सब लाइन से मैं बताते चलूंगा। उसके बाद फिर आता है गुप्त काल, जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है, गुप्त डायनेस्टी, प्राचीन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज। फिर गुप्त काल के बाद आ जाता है वर्धन वंश, ऐसा चलते जाएगा इतिहास। और फिर राजपूत काल आएगा। राजपूत काल के बाद भारत पर मुस्लिमों का हमला होगा, राजपूत डायनेस्टी के बाद, और भारत जो है मुस्लिम सत्ता के अधीन हो जाएगा तथाकथित रूप से। नए इतिहास में आप देखोगे कि हम कभी पूरी तरीके से हारे नहीं, लेकिन ऐसा प्रोजेक्शन कर दिया गया है कि पूरी तरह से भारत मुस्लिम सत्ता की अधीनता में आ जाएगा। और दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने लगेंगे और उसके बाद मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। जहां से हम दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की बात करते हैं, वहीं से क्या हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न 3 सेक्शन में बांटते हैं, वहां से मिडवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इतने टॉपिक हैं, कुछ मैं छोड़ा भी हूं, आपको सब बताते जाऊंगा। साउथ की हिस्ट्री अभी मैं इसमें नहीं जोड़ा हूं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया की भी हिस्ट्री हमको पढ़ना है। ये हमारा हिस्टोरिकल क्या है, एक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हमको पढ़ना है। अब इसमें देखिए, जो मैं साहित्यिक स्रोतों को बता रहा हूँ, लिटरेचर से रिलेटेड सोर्सेस की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें धार्मिक साहित्य का महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है, इसकी जानकारी का मेन सोर्स ही रिलीजियस लिटरेचर है।
धार्मिक ग्रंथ ही हैं। धर्म की किताबों से हमको इतिहास की जानकारी निकालनी पड़ती है। और वैसी जैन और बौद्ध धर्म में भी धार्मिक किताबों की बहुलता है। तो 600 बीसी एंड 1500 टू 600 बीसी ये पूरा टाइम पीरियड बेस्ड है धार्मिक ग्रंथों पर। और इन धार्मिक ग्रंथों को हम किन श्रेणियों में बांटते हैं, तो फिर इनको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। वैदिक साहित्य है ना, हिंदू लिटरेचर या वेदों से संबंधित साहित्य वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ये समझ में आ रहा है? जैनियों की धार्मिक किताबें, बौद्ध धर्म वालों की किताबें और वेदों से संबंधित यानी 4 वेद, उनके उपवेद, ये सब भी मैं हो सकता है आज आपको यही सब करा दूं। तो ये सब हमारे कौन से साहित्य में आएंगे? धार्मिक साहित्य में। लौकिक साहित्य मतलब उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, दुनिया भर की चीजें। जैसे उदाहरण के लिए लौकिक साहित्य में ही क्या आ सकता है? आपका अर्थशास्त्र, कौटिल्य की रचना है। लेकिन किसकी जानकारी देगी? ये हिस्ट्री की भी इनडायरेक्ट जानकारी देगी। ये राजनीति से संबंधित बुक है। नाम भले अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी इसमें कभी आंसर मत लगाइएगा। राजनीति से संबंधित किताब है। या आ जाएगा अष्टाध्यायी व्याकरण बुक है। अष्टाध्यायी ये विश्व की पहली व्याकरण की पुस्तक है, पाणिनि ने लिखी है। दुनिया को पहला ग्रामर हम ही ने दिया है। ऐसा करते करते, या फिर मुद्रा राक्षस, सब क्रमवार मैं आपको बताऊंगा। विशाख दत्त ने नाटक लिखा। इसी नाटक में इन सब बातों का वर्णन है कि किस तरह चाणक्य के पिता को मारा गया था, आचार्य चाणक्य को, फिर चाणक्य ने कैसे बदला लेने की कसम खाई थी। तो ऐसी जानकारियां यहां से लेकर के दुनिया भर की किताबें, इवन पंचतंत्र भी एक साहित्य का ग्रंथ है, पर वो इतिहास की कुछ ना कुछ आपको समझ विकसित करने में सहायक होगा। तो इस तरह की किताबें किसमें आती हैं? लौकिक साहित्य में आती है। किसी के मन में थोड़ा भी डाउट? अब यहाँ पर मैं सारी चीजों को क्यों नहीं लिखा सकता, उनको मुझको आपको याद कराना पड़ेगा सीक्वेंस में। दुनिया भर की किताबें बतानी पड़ेंगी, धीरे धीरे हम जोड़ते जाएंगे। इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। तो समय समय पर भारत में बहुत से विदेशी यात्री आए हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध पहला विदेशी यात्री कौन था? पहला एम्बेसडर मेगस्थनीज। वेनसांग काफी बाद में आया है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस ने भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो लंबे समय तक रहा और उसने पुस्तक लिखी इंडिका। इंडिका इज आल्सो ए ग्रेट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महान स्रोत ग्रंथ है। तो विदेशी यात्रियों में किनका किनका नाम ले सकते हैं? जैसे आपने बताया मेगस्थनीज, बहुत सारे यात्री हैं, समय पर आप परिचित होते जाएंगे। जैसे गुप्त काल में आ गया था फाहयान, फिर उसके बाद हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वेनसांग। फिर 7वीं सदी ईस्वी में कौन आ जाता है? इत्सिंग। तो इन लोग अपने किताबों में, और भी यात्रियों को मैं समय के साथ बताते जाऊंगा, इन लोग अपनी किताबों में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्या देंगे? जानकारी। हिस्ट्री अभी शुरू नहीं हुई है ना, अभी क्या हो रहा है? केवल इंट्रोडक्शन। यहां तक की बातें किसको समझ में नहीं आया? ठीक, शुरू करें। देखिए, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन स्रोतों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन से 2 हिस्सों में बांटा गया? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब खुदाई में प्राप्त हुई चीजें, या खुदाई में ही निकले जरूरी नहीं है, ऊपर में भी बिल्डिंग मिल रहा है हमको जमीन के, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? बहुत सारा आता है, स्मारक, भवन, अभिलेख, सिक्के और भी बहुत सी चीजें। ठीक, ये दिखती रहती हैं। सेकंड क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। इसमें क्या क्या आता है? एक धर्म से रिलेटेड साहित्य है, एक ऐसी उपन्यास, कहानी, कविता, आम जन से संबंधित साहित्य है, और एक जो होता है पिलग्रिम्स, फॉरेन से आने वाले ट्रेवलर्स, यात्री हमारे देश के बारे में कुछ लिख कर गए हैं, वो साहित्य है। ऐसा ये क्या हो गया? 3 सेक्शन। क्लियर है? तीनों सेक्शन। अब इस 3 सेक्शन में से हम धार्मिक साहित्य में सबसे पहले नंबर पर किसको ले रहे हैं? वैदिक लिटरेचर। सेकंड नंबर पर किसको ले रहे हैं? जैन लिटरेचर। थर्ड नंबर पर किसको ले रहे हैं? बौद्ध लिटरेचर। और भी किसी धर्म से संबंधित जानकारी मिले, पारसी साहित्य, तो भी उसका मतलब है कि उसको लेना है।
एंड सो ऑन, है ना। लौकिक साहित्य में हम बहुत सी किताबों को लेंगे। विदेशी यात्रियों के मैंने कुछ नाम लिख दिए, मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। आगे बढ़ूं, अब आपको इस सोर्स को तो मैं बताऊंगा ही संक्षिप्त में, बुक में, इस बुक के अनुसार। इस सोर्स पे मैं मेन जा रहा हूं अभी। साहित्यिक स्रोतों में से भी किस साहित्य पर मैं जा रहा हूं? वैदिक साहित्य पर। अब इसको हेडिंग डालो। अब इसमें जितने इंग्लिश मीडियम के हैं, कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, है ना, आप सब समझिएगा, ये साहित्य हिंदी में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है। किस भाषा में है ये साहित्य? संस्कृत में है। इसलिए पहले मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में समझ लीजिएगा। इंग्लिश में केवल क्या कर दिया जाएगा, ऋग्वेद को ऋग्वेदा लिख देगा, मंत्र के बदले हाइम्स शब्द का प्रयोग कर देगा, सामवेद को सामवेदा लिख देगा। तो पहले हिंदी में समझ लो, फिर इंग्लिश में समझना, ठीक। सिंधु घाटी के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी जमीन के नीचे से निकलेगी। वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी किससे मिलेगी? वैदिक साहित्य से। तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 3 को उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में दिया है, नहीं तो फिर टाइम पास हो जाएगा, उतना ही पढ़ेंगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कम है ये चैप्टर, बढ़ा रहे हैं। अब देखो, वैदिक साहित्य में सबसे पहले नंबर पर कौन आते हैं? 4 वेद। तो आप इसको क्लासिफाइड करो। सबसे पहले नंबर पर आएंगे वेद। कौन कौन से 4 वेद हैं? किसी को भी पता है? यस, वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूं, आप लोगों से नहीं पूछता। पहले नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर सामवेद, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद, चौथे नंबर पर अथर्ववेद। चलो, अब ये 4 वेद दिमाग में बैठा। कौन कौन से 4 वेद? इनको इसी क्रम से याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब वेद शब्द पर आइए। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद धातु मतलब होता है रूट वर्ड, वह शब्द जिससे कई शब्द बनते हैं, उसका जो रूट है वो धातु कहलाता है। और भी धातु का आशय होता है क्रिया का मूल रूप। समझ लो, दिमाग में बैठाने का है। जैसे पठ धातु है, सुन लो, पढ़ धातु है, यानी मूल शब्द है। पढ़ से कई शब्द बनेंगे, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ रहा, पढ़ रही। तो मूल शब्द जो है वो पढ़ है। संस्कृत में पठ धातु है। आपको बचपन में धातु रूप रटाते से, पठामी, पठावा, पठामा, पठसी, पढ़ता, पठत, जानते तानते थे नहीं, रटते रहते थे। उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। रूट वर्ड जो होता है उसको धातु कहते हैं, ठीक। तो वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ज्ञान या जानना, नॉलेज, आर टू नो, ये वेद का अर्थ है। समझ में आ गया वेद का अर्थ? एकदम इजी। अब देखो, वेदों को अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय, बियॉन्ड द पर्सन। अपौरुषेय मतलब ये ईश्वर की कृति है। ऋषियों ने इन मंत्रों को देखा या महसूस किया, लिखा नहीं। वो मंत्र दृष्टा थे, मंत्र सृष्टा नहीं थे। जैसे धार्मिक साहित्य के साथ कहा जाता है कि ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें भगवान के द्वारा दी गई हैं। जैसे कुरान को लोग अल्लाह की देन मानते हैं, ऐसा सुनते होंगे। ऐसी वेद जो है वो पुरुष से ऊपर है, बियॉन्ड द पर्सन। इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। समझ गए? मनुष्य से ऊपर। इन वेदों को लोगों ने सुनकर लिखा। निश्चित रूप से पहले लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, पहले बोलने का आविष्कार हुआ था। तो हमारे पूर्वजों का नॉलेज इतना अच्छा था कि इतने इतने मंत्रों को, जैसे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,000 से भी ऊपर। 10,000 मंत्रों को याद करती थी एक पीढ़ी, वो याद करके दूसरी पीढ़ी को याद कराती थी, वो तीसरी पीढ़ी को, ऐसा करते करते कई पीढ़ियां याद रखती थी। फिर बाद में उनका रिटर्न फॉर्म आया। तो वेदों को पहले सुनकर याद रखा गया, टू बी हियर्ड। इसलिए क्या कहा गया? इन्हें संस्कृत में श्रुति कहा गया। बात समझ में आ रहा है? वेदों को कहा जाता है श्रुति।
वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय, वेदों को कहा जाता है नित्य, वेदों को कहा जाता है शाश्वत। सबको कितना लिखोगे? नित्य मतलब जो कभी बदले ना, शाश्वत मतलब जो कभी समाप्त ना हो, इमॉर्टल, तो सदियों से हैं, सदियों तक रहेंगे। तो ये वेदों की विशेषता समझ में आई। अब इन वेदों में से 3 वेद, कौन कौन से 3 वेद? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों वेद वेद त्रयी में आते हैं। वेद त्रयी, 3 का ग्रुप, ट्रायो, 3 का समूह क्या कहलाया है? वेद त्रयी। और इन्हें आर्य वेद कहा गया। वैदिक काल या वेदों का जो युग है या वैदिक लिटरेचर है वो आर्यों के द्वारा लिखा गया। आर्य हमारे पूर्वज हैं। वैदिक युग को ही आर्य सभ्यता का युग भी कहते हैं, आर्यंस कल्चर, आर्यंस सिविलाइजेशन, क्योंकि आर्यों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। और इस काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से किससे मिलती है? वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहते हैं। समझ रहे हैं? वेदों से जानकारी मिलती है इसलिए वैदिक काल। आर्यों ने इस सभ्यता को बनाया, वेदों को लिखा, इसलिए आर्य सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। 3 वेद आर्य वेद कहलाते हैं। ठीक। चौथा वेद जो है अथर्ववेद, इसे अनार्य वेद कहते हैं। अनार्यंस लिटरेचर, ये आर्यंस लिटरेचर है, ये आर्यंस वेद है, ये अनार्यंस वेद है। अनार्य वेद का मतलब ये त्रयी से बाहर है, 3 के ग्रुप से क्या है? ये बाहर है। क्यों बाहर कर दिए? क्योंकि हम अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसका सब्जेक्ट बाकी 3 के सब्जेक्ट से मिसमैच कर रहा है, इसलिए इसको बाहर कर दिए। फिर भी ये वेद में शामिल है। वेद 4 है, 4 दिमाग में बैठा। इनके बारे में तो जानकारी ही जानकारी लेते जाना है। अब सबसे पहले नंबर पर जो वेद आता है उस वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। उस वेद का सब्जेक्ट क्या है? अब लिख लिया ना, आगे अब कुछ मत लिखना, सबका मैं सब्जेक्ट आपको बिल्कुल एज ए स्टोरी दिमाग में बैठा देता हूँ। ऋग्वेद का सब्जेक्ट क्या है? ऋग्वेद में देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए मंत्र हैं, श्लोक हैं, जिन्हें ऋचा कहते हैं। ऋचा किसी किसी का नाम भी होता है। ऋचा का मतलब होता है वैदिक मंत्र। ठीक। आप गायत्री, कम से कम गायत्री मंत्र तो सबने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसी ऐसी 10,000 मंत्र हैं ऋग्वेद में, 10,000 से भी ज्यादा। ठीक। तो ऋग्वेद में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, समझ में आया? देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए मंत्र। सुनते चलिए, ध्यान से सुनिए। मनुष्य प्रारंभिक स्टेज में, ऐसा आप समझिए, यद्यपि वेदों के बारे में मैं जितना बताऊं कम है, मैं आपके लेवल पे ला रहा हूं। मनुष्य प्रारंभिक स्टेज में प्रकृति की शक्तियों को देखा अपने आसपास। उसने धरती को देखा, आकाश को देखा, पानी गिरते हुए देखा, अग्नि को देखा, मतलब प्रकृति की जितनी शक्तियां थी उसी को इंसान ने क्या मान लिया? देवता। तो वैदिक काल में हम क्या करते थे? प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। कैसे उपासना करते थे? उन्हें देवी स्वरूप देकर। अग्नि देवता है, आज भी हम बोलते हैं, जल देवता है, धरती देवी है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। तो वैदिक देवी देवता क्या थे? प्राकृतिक शक्तियों के रूपांतरण। दिमाग में भी बैठ रहा है। अब इसके बाद हो क्या रहा था कि मनुष्य को जो भी चीजें दिखी शक्ति के स्वरूप, उसने उसे प्रसन्न करके उससे कुछ मांगना चाहा कि मुझे अच्छा पानी दो, मुझे अच्छी फसल दो, मुझे बीमारियों से बचाओ। ऐसा वो देवताओं के लिए मंत्र लिखकर कुछ कुछ चाहा। तो किसी को आप प्रसन्न करना चाहोगे तो कैसे प्रसन्न करोगे? सबसे सरल तरीका, उसकी तारीफ कर दो। आदमी बिना कुछ किए खुश हो जाता है। लड़कियों को इतना बस बोल दो कि तुम आज भयंकर सुंदर दिख रही हो, तो भयंकर शब्द की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, सुंदर समझ के खुश हो जाएंगे। तो किसी की यदि हम तारीफ करें तो वो खुश हो जाता है। इसीलिए मंत्र क्या है? ऋग्वैदिक मंत्र। ऋग्वेद में कौन से मंत्र हैं? देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए मंत्र। और अगला फैक्ट जानिए, ये विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी गई है। द ओल्डेस्ट बुक, द फर्स्ट बुक, गर्व के साथ लगाइएगा, ऋग्वेद। यूनेस्को ने माना है। यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था। यूनेस्को ने विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद को माना। इसमें वैदिक मंत्रों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। फिर दूसरा ग्रंथ आया सामवेद।
ठीक समझ में आ रहा है? सामवेद क्या है? संगीत का पहला ग्रंथ माना गया, फर्स्ट बुक ऑफ म्यूजिक, संगीत का पहला ग्रंथ सामवेद। ये अचानक से संगीत कहां से आ गया? तो ऋग्वेद के जिन मंत्रों को गाया जा सकता था उन मंत्रों को अलग करके एक बुक बना दी गई और बुक का नाम रख दिया गया सामवेद। उसमें 75 मंत्र और जोड़ दिए गए, 75 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। लेकिन सारे मंत्रों की विशेषता क्या है? वो गाए जा सकते हैं। तो जैसे आप जानते होंगे, किसी को मंत्र को पढ़कर खुश करना चाहोगे तो थोड़ा देर से खुश होगा, उसको गाकर खुश करना चाहोगे तो जल्दी खुश हो जाएगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पहले जैसे रेलवे में कोई ट्रेन में जा रहे हो कि कोई गाना गा के पहुंच जाता है कुछ मांगने के लिए, उसको ज्यादा मिल जाता है, कोई ऐसी मांगते रहता है उसको कम मिलता है। तो मनुष्य को लगा कि मैं अब देवताओं को मंत्रों को गाकर यदि सुनाऊं तो देवता जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। तो ग्रंथ नंबर 2 आ गया, संगीत का ग्रंथ क्या कहलाया? सामवेद। संगीत का पहला ग्रंथ याद रखेंगे, संगीत का पहला ग्रंथ क्या है? सामवेद। संगीत के 7 सुरों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो संगीत के 7 सुरों की जानकारी सारेगामा कार्यक्रम से नहीं मिलती, सोनू निगम से नहीं मिलती, किस ग्रंथ से मिलती है? सामवेद से मिलती है। क्लियर? फिर तीसरे नंबर का जो वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। तीसरा वेद क्या कहलाता है? यजुर्वेद। इसमें कर्म कांडों का वर्णन है, रिचुअल्स, बुक ऑफ रिचुअल्स कहलाता है यजुर्वेद को। यदि देखें तो बुक ऑफ रिचुअल्स को और सरल लें, इसमें यज्ञ का वर्णन है। अभी भी कुछ ना कुछ आप यज्ञ होते हुए देखते हैं, अग्नि जलाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें हम हवन सामग्रियां अर्पित करते हैं। छोटे स्तर पर से लेकर के बहुत व्यापक स्तर पर यज्ञ कार्य अभी भी होते रहते हैं। तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अग्नि को धरती और आकाश के बीच का मध्यस्थ माना गया। इंसान धरती लोक में है और देवता कहीं ऊपर आकाश में है, ऐसा हमारे पूर्वजों की बुद्धि में आया, अभी भी है। हम देवताओं को ऊपर ही कहीं बैठा है सोचते हैं, जानते कोई नहीं हो कहां पर है, लेकिन मानते हैं कि ऊपर में है। और अग्नि की ज्वाला कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है। तो हमारे मन में क्या आया, हमारे पूर्वजों के मन में, कि अग्नि में यदि मैं कुछ हवन सामग्री डालूंगा तो ये उसे जिस देवता के नाम से हवन सामग्री डाली जा रही है वहां तक पहुंचा देगी। बात समझ रहे हो? तो मंत्रों को पढ़ते हुए यज्ञ में हवन सामग्री डाली जाने लगी तो वेद नंबर 3 आ गया। कौन सा वेद है वो? यजुर्वेद। यजुर्वेद की विषय वस्तु दिमाग में बैठ गई। यजुर्वेद की विषय वस्तु है मंत्र, या मंत्र ना बोले यज्ञ। यज्ञ कहलाएगा, संस्कृत में यजन लिख देंगे, यज्ञ को जो भी लिख देंगे, रिचुअल्स लिख देंगे, पर हिंदी में पहले समझ लो ये यज्ञ से संबंधित वेद है, कर्म कांड से संबंधित वेद है। तो इन तीनों वेदों में मनुष्य क्या कर रहा है? देवताओं से कुछ ना कुछ मांग रहा है, चाहे मंत्रों को सुनाकर, चाहे मंत्रों को गाकर, चाहे यज्ञ करके। एकदम क्लियर? अब चौथा वेद है अथर्ववेद। इसकी विषय वस्तु एकदम से चेंज हो जाती है। इसमें तंत्र मंत्र या जादू टोने का वर्णन है, विचक्राफ्ट, डायन विद्या, है ना, मारन, उच्चाटन, वशीकरण के मंत्र, ये सब किसमें दिए गए हैं? अथर्ववेद में। खासकर तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये शब्द बार बार आएगा। तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद। तो भाई ये अचानक से हम मंत्र और मंत्र के बदले तंत्र पर क्यों चले गए? धर्म के बदले जादू की तरफ क्यों चले गए? वशीकरण क्यों करने लगे? तो समझिए मंत्र और तंत्र में क्या अंतर है, या धर्म और जादू में क्या अंतर है? सुने तो दोनों शब्द को हो। अब ध्यान से सुनो, जादू भी 2 प्रकार का होता है, काला जादू और सफेद जादू। ब्लैक मैजिक गलत कार्यों के लिए किया जाता है और जो व्हाइट मैजिक है वो अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है ना। तांत्रिक हमेशा गलत करे ऐसा थोड़ी यार, तांत्रिक कुछ अच्छा भी करता है, उसका करने का स्टाइल डिफरेंट रहता है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। मंदिर जाओगे, किसी पुजारी से बोलोगे मेरे लिए पूजा कर दो, पुजारी बोलेगा मैं तुम्हारे लिए पूजा कर देता हूं, यज्ञ कर देता हूं, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये धर्म है, सामान्य परिभाषा भी। लेकिन किसी तांत्रिक के पास जाओगे
तो मान लो खतरनाक टाइप का तांत्रिक है, दारू ले आओ, मुर्गा ले आओ, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारा काम होके रहेगा। धर्म भी एक अलौकिक शक्ति को मानता है और तंत्र मंत्र या जादू टोना भी एक अलौकिक शक्ति को मानता है, कोई सुपर पावर है। धर्म अलौकिक शक्ति के सामने झुक जाता है, भगवान मेरा काम कर दो। और जो जादू टोना है या तंत्र मंत्र है वो उस अलौकिक शक्ति को भी कंट्रोल करना चाहता है, मेरे मंत्र में इतना पावर है कि शक्ति को तुम्हारा काम करना पड़ेगा। तांत्रिक जो है पावर से बोलता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बोलता है, अहंकार से बोलता है और ऐसी कुछ क्रियाएं करके अलौकिक शक्तियों को वश में करना चाहता है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ, धर्म और जादू का। ये सोशियो का चैप्टर भी है। तो चौथा जो सब्जेक्ट था, अब इंसान थोड़ा हाई पावर का हो गया, वो क्या करने लगा, भगवान को कंट्रोल करने का प्रयास करने लगा। और चौथा वेद आ गया अथर्ववेद। अथर्वन और अंगिरस ने इस वेद की रचना की है। अथर्व अंगिरस का वेद है ये, आगे मैं आपको और समझाऊंगा। अभी समझ गए इसका विषय था तंत्र मंत्र जादू टोना, और इसका सब्जेक्ट बाकी ग्रंथ के सब्जेक्ट से क्या था, डिफरेंट था, इसलिए इसको आर्यों के वेदों से बाहर कर दिया गया। बोलिए थोड़ा अलग टाइप का आइटम पेश कर रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, अनार्य वेद, और इसे वेद त्रयी से हटा दिया गया। लास्ट एक बार बता देता हूं, मनुष्य ने मंत्रों को पढ़कर भगवान को खुश करना चाहा, ऋग्वेद। मंत्रों को गाकर खुश करना चाहा, हिमेश रेशमिया का वेद आ गया, सामवेद, संगीत वाला। उसके बाद यज्ञ करके भगवान को खुश करना चाहा, हवन करेंगे, मिल्खा सिंह का वेद आ गया। कौन सा वेद है, यजुर्वेद। और उसके बाद तंत्र मंत्र दिखाने लगा तो आसाराम बापू का वेद आ गया। ठीक है, तंत्र मंत्र कर रहे थे ना, नारायण साईं और आसाराम ने जितने मंत्र लिए थे सब अथर्ववेद से थे, और उल जलूल प्रयोग किए तो खुद ही जेल पहुंच गए हैं। तो चारों वेद का सब्जेक्ट समझ गए, इस कॉन्सेप्ट से अब शायद नहीं भूलोगे। 2 बार 3 बार अभी और दोहराऊंगा इसको। अब वेदों के बाद सेकंड नंबर पर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसको ब्राह्मीण लिटरेचर लिखा रहेगा, तो मैं इसीलिए पहले हिंदी में समझा रहा हूं। इंग्लिश हिंदी समझने के बाद आसान होगी, वही लिखा होगा इंग्लिश में जब भी आप जाओगे। एनसीईआरटी तो इस पे ध्यान ही नहीं दी है, बाकी किताबों में इसको ब्राह्मीण लिटरेचर लिखेगा। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। वेदों की क्या है, ये व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन। जैसे अभी आप गायत्री मंत्र की बात किए, महामृत्युंजय मंत्र की बात किए, उसका अर्थ आपको ठीक से समझ में नहीं आता। पढ़ तो लोगे ओम भूर्भुवः स्वः, हो सकता है कोई आदमी अर्थ भी जाने, 80% जनता 90% जनता मंत्रों का अर्थ नहीं जानती, तो उन्हें समझाना पड़ता है। तो उन्हें समझाने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों को क्या नाम दिया गया, ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, ज्यादा भी है, बहुत सारा, मैं एक एक दो लिख रहा हूं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कौशितकी। इतरा के पुत्र ने लिखा, इसलिए ऐतरेय। दिस इज ओनली नेम, देयरफॉर इट इज एज वेल एज इन हिंदी एंड इंग्लिश। ऋग्वेद, इंग्लिश में भी ऋग्वेद, हिंदी में भी ऋग्वेद। ऐतरेय, इतरा के पुत्र का नाम है ऐतरेय, एक ऋषि हैं, उसके नाम से ऐतरेय ब्राह्मण एक पुस्तक आई। किसको गाइड लिख रहे थे, गाइड, जैसे गाइड लिखते हैं ना भाई, तो ऐतरेय कंपनी की गाइड है ये। किसके लिए गाइड है ये, ऋग्वेद को समझाने के लिए। कौशिक मुनि का गाइड, कौशितकी, ऐसा। ऐतरेय और कौशितकी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैमिनी, पंचविश और तांड्य, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद करना है। जैमिनी, पंचविश और तांड्य महाब्राह्मण, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। लेकिन अब जो बोल रहा हूं उसको याद रखना है। सतपथ, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे लघु वेद कहा जाता है। लघु वेद, स्मॉल वेद, यानी वेद जैसा है ये। सतपथ से इतिहास की बेहद जानकारियां मिलती हैं, खासकर उत्तर वैदिक कालीन हिस्ट्री जब आप जानना चाहोगे तो आपको कदम कदम पर किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, सतपथ ब्राह्मण की। सतपथ
अलग अलग ऋषि हैं इसके लिखने वाले। हाँ, जैसे इतरा के पुत्र ने लिखा इत्रे, ऐत्रे, है ना, वैसे जैमिनी ऋषि ने लिखा तो जैमिनी। अलग अलग कई लोग मिलेंगे। ब्राह्मणों ने लिखा ऐसा नहीं, ऋषियों ने लिखा। हाँ, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ के अलग अलग ऋषि। पूछता नहीं, इवन ब्राह्मण ग्रंथ कोई ज्यादा नहीं पूछता, शतपथ ब्राह्मण को बार बार पूछता है, जिसको मैं ब्लॉक में घेर दिया हूं। आपके दिमाग में मजबूती से बैठना है। शतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। अग्निपथ किसकी पिक्चर है? अमिताभ बच्चन की। ऋतिक रोशन बाद में बनाया है ना। सतपथ गोपथ तुमको जल्दी से याद हो जाए तो अग्निपथ, लेकिन अग्निपथ नहीं है यहाँ पर, सतपथ और क्या है? गोपथ है। ऐत्रेय तथा कौशिकी, जैमिनी, पंचविश, तांड्य, सतपथ, गोपथ, ये सब हो गए एक्सप्लेनेशन करने वाली किताबें। वेदों को गद्य रूप में एक्सप्लेन किया गया। वेदों की विषय, वेद किस में है? पद्य में है। दे आर इन पोएटिक फॉर्म। पद्य समझ रहे हो ना, कविता के रूप में है वेद। केवल एक वेद है यजुर्वेद, जो गद्य पद्य दोनों में भी है, पोयम और प्रोज दोनों फॉर्म में है। कुछ कविता भी है और कुछ गद्य भी है, प्रोज भी है। और इन्हीं कविताओं को, इन्हीं मंत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को कहते हैं आरण्यक। बुक ऑफ फॉरेस्ट कह देते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा आरण्य, देखिए आरण्यक शब्द अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलेंगे। इसीलिए कुछ लोग आरण्यक को बुक ऑफ फॉरेस्ट कहने लगे, अंग्रेजी में उल जलूल ट्रांसलेशन। ठीक, आरण्यक जो हैं वो किसके अंतिम भाग हैं? दे आर लास्ट पार्ट ऑफ ब्राह्मण लिटरेचर। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। समझ में आ गया? पहले वेद आए, वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया? ब्राह्मण ग्रंथ आया। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेद एंड ब्राह्मण ग्रंथ, बोथ आर सेम। एक कविता में है, एक क्या है, उसको एक्सप्लेन करके समझा रहा है। लेकिन आरण्यक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आरण्यक का स्टाइल अलग हो जाता है। आरण्यक बल देता है तप मार्ग पर। आरण्यक तपस्या सिखाने वाला ग्रंथ है, तप मार्ग पर बल। अब तप को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस, बुक ऑफ सेक्रीफाइसेस। तपस्या की किताबें हैं ये, तप मार्ग पर बल। कैसे तप मार्ग पर बल है? देखो, अब भाई भगवान से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई, अब तपस्या करने बैठ गए, समझा रहा हूं। और इसके बाद चौथे को ले लेता हूं, फिर चारों को एक साथ समझना। उपनिषद, द लास्ट पार्ट ऑफ वेदा इज नोन एज उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग, चौथा हिस्सा क्या कहलाता है? उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांत की संख्या है 108, 108। हर वेद का अपना अपना उपनिषद है। आगे याद करते रहेंगे जब समय पड़ेगा तो। अभी याद रखिए, वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद या वेदांत। इनकी संख्या कितनी है? 108। और उपनिषद जो हैं, इनकी विषय वस्तु है तर्क, रहस्य, दर्शन और आत्मा। ऐसा। अब इन्हीं चीजों को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। लिख लीजिए, फिर समझते हैं, ताकि आपके दिमाग में बात स्थायी मेमोरी में जाए। बुक कौन सी लें? अभी तो एनसीईआरटी ले लीजिए 11th की, बाकी मैं नोट्स बनवा रहा हूं। और आर.एस. शर्मा की बुक ले सकते हैं, जो एनसीईआरटी के बेसिक राइटर हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए। और चाहें तो सौरभ चौबे, दिल्ली के राइटर हैं, उनकी बुक ले सकते हैं। काफी डिटेल किताबें हैं। कुछ न ले तो एनसीईआरटी, मुस्कान पब्लिकेशन की हिस्ट्री और मेरा नोट्स, ये भी काफी है। ध्यान से, पहले नंबर पर वेद। कौन कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र,
फिर संगीत के माध्यम से गाकर खुश करने का प्रयास सामवेद, यज्ञों के माध्यम से खुश करने का प्रयास यजुर्वेद, तंत्र मंत्र के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास अथर्ववेद, उसके बाद ब्लैकमेल करना, तपस्या करने बैठ जाना, मैं खाऊं पियो नहीं, तो क्या आ गया? आरण्यक। आप लोग भी बैठे होगे ना, मम्मी पापा से लड़के दुनिया भर का सब सामान ला दिए खाने को, चॉकलेट खाऊंगा करके भूख हड़ताल कर देते रहे होगे बचपन में। फिर यस सर, नहीं मैं आगे पीछे बोल सकते हो, ऋग्वेद यजुर्वेद भी बोल सकते हो, लाइन से बोलोगे तो आपको कुछ चीजों को अभी याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैं लाइन से याद करवा रहा हूं। देखिएगा कैसे मैं कनेक्शन करूंगा। तो अब अरण्यक पर पहुंच गए, तपस्या करने के लिए भगवान आपके लिए दुनिया की हर चीजें दिया, केला दिया, सेब दिया, दूध दिया, चावल दिया, है ना, दिया कि नहीं दिया? कि नहीं दिया? अब पैदा होते हो भैया, उससे पहले माँ के स्तन में दूध आ चुका रहता है तुम्हारे लिए। इतनी भगवान तुम्हारी क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। केला भेज रहा है तो पैकिंग के साथ भेज रहा है ताकि खराब मत हो, छील के खा रहे हो। संतरे की पैकिंग देखोगे तो डबल और ट्रिपल पैकिंग, ऊपर एक छिलका फिर अंदर छिलका, उसके अंदर से रस निकल रहा है। क्यों? ताकि मेरे संसार के लोग खा सके। भगवान का प्रमाण और कहां कहां खोजोगे? पर तुम खा नहीं रहे हो, तपस्या करने बैठ गए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। ये आरण्यक है। समझ में आ गया? यहां तक इंसान कुछ कुछ भटक रहा है। जब भटकते भटकते उसका लेवल और बढ़ता है तो उपनिषद में पहुंच जाता है। उपनिषद को वैदिक साहित्य का चूड़ांत बोलते हैं या ज्ञान का चूड़ांत बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ नॉलेज है उपनिषद। वहीं से फिर दर्शन का जन्म होता है, जिसको आप मेंस में पढ़ोगे, दर्शन शास्त्र है ना, जो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। 6 दर्शन है भारत में, अभी समझाऊंगा। तो उपनिषद से ज्ञान का एक्सट्रीम होगा। कैसे? अभी तक हम भगवान से सब मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, गाय दे दो, कृषि में उपज दे दो, बीमारियों से मुक्ति दे दो। ऐसा हम भगवान से कुछ कुछ मांगते रहते हैं। तो भगवान ने आपको आज तक कुछ दिया क्या यार? महाराज कुछ दिया? नहीं दिया। नहीं दिया, बहुत कुछ भाई, माँ दिया, बाप दिया, अभी तो बता रहा हूँ, केला दिया, सेव दिया, बिही दिया, सब दिया, वही तो दिया। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हो? हाथ दिया, पैर दिया, आंख दिया, कान दिया, नाक भी दिया, एक भी चीज नहीं देता तो बिना नाक के कैसे रहते तुम, है ना? तो बहुत कुछ दिया। दिक्कत क्या होती है? ये सब चीजें हमसे एक दिन छिन जाती हैं, हम ही कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी उस चीज का भय नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे पूर्वज कहाँ चले गए, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, आता ना पता। जितनी भी तुम संपत्ति कमा लो, लाल बत्ती गाड़ी ले लो, सब यही छूट जाएगा। जब हम मरेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। तो अब मनुष्य के पास चौथे नंबर का पॉइंट आने लगा, उपनिषद का पॉइंट, कि आखिर इस जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, मरने के बाद क्या होता है, हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे पूर्वज कहाँ चले गए। तो फिर मनुष्य की बुद्धि ने, या समझिए अनुभव ने या ज्ञान ने आत्मा की अवधारणा दी। जैसे जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु का अंतिम सत्य क्या है? जीवन। दिन के बाद रात है, तो रात के बाद दिन है। टीचर्स डे में कितने लोग थे? कोई आए थे आप में से? है ना, मैं वहां आप लोगों को कुछ सुना रहा था। दिन के आगे एक रात है, दिन के पीछे एक रात है, पर दिन हो करके रहता है, सूरज कैद नहीं होता है। हर बसंत के आगे पतझड़, हर बसंत के पीछे पतझड़, पर बसंत होकर रहता है, मौसम कैद नहीं होता है। तो सब कुछ साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। बारिश के बाद ठंड, ठंड के बाद गर्मी, तो गर्मी के बाद फिर बारिश। तो उसी प्रकार से ये माना गया कि जन्म का अंतिम सत्य मृत्यु, तो मृत्यु का अंतिम सत्य जन्म या जीवन। और दोनों के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच हम ट्रांसफॉर्म्ड होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बनता है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और ये शरीर उन्हीं तत्वों में वापस मिल जाता है। लेकिन इन 5 तत्वों से परे हमारे शरीर में आत्म तत्व या आत्मा रहती है, जो न तो मरती और न तो पैदा होती। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तो जो जन्म और मृत्यु से परे है वो आत्मा है। गीता में बताया गया, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूतो भवितो वा न भूया। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु। गीता ने वो ज्ञान कहां से लिया है? गीता ने वो ज्ञान उपनिषदों से लिया है।
गीता किसका सार ग्रंथ है? उपनिषदों का। गीता में जहां जहां पर भगवान कृष्ण ने आत्मा से संबंधित या ज्ञान से संबंधित मंत्र बोले हैं वो किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं। तो 108 उपनिषदों को ना पढ़ करके उसके सार के रूप में किसको पढ़ने की परंपरा चल गई भारत में? गीता को। वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा बोल रहा था। और इसीलिए मरने से पहले एक बार गीता जरूर पढ़ो बोलते हैं। तो आज के इंसान को तो फुर्सत है नहीं, दिन भर व्यस्त है, मरने के बाद गीता बांट देता है वो, और मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे बदले पंडित लोग पढ़ेंगे बोलते हैं, और पंडित लोग खा पी चल देते हैं, गीता घर में रख देते हैं, लेकिन उसको पढ़ना है। समझ रहे हो? कितने लोग मन में सोच रहे हैं कि गीता पढ़ना चाहिए, उसकी व्याख्या पढ़ो, ठीक, बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो उपनिषदों में क्या बताया गया? जन्म और मृत्यु का सत्य, आत्मा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। ओके, इसीलिए इन्हें तर्क का ग्रंथ कहा गया, दर्शन का ग्रंथ कहा गया, रहस्य का पहला ग्रंथ कहा गया। तो वैदिक संहिता के ये 4 मेन पार्ट हैं। कौन कौन से 4 मेन पार्ट हैं? समझ में आ गया कौन कौन से 4 मेन पार्ट हैं? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इससे स्लो में नहीं पढ़ाना चाहता, अब नहीं समझे हो तो डिस्कस करो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये हम जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कहां पर देता है, देखिए कहां पर देता है, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक को मैं कल बताऊंगा। साहित्यिक में क्या लिखता है? आप इस बुक को रखते हैं एनसीईआरटी? नहीं रखते हैं तो रख लो, तुम्हारे पास है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तुम माइक ले लो, इंग्लिश में बोलते जाना। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान मतलब मैं अब एनसीईआरटी यदि पढ़ाता तो ऐसे पढ़ाता, मैं उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं। तो अब देखो क्या क्या लिख रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्रोतों को किसमें बांट दिए हैं, धार्मिक और लौकिक में। धार्मिक में किसको ले रहे हैं? वैदिक को, जैन को, बौद्ध को। वैदिक में पहले 4 वेदों को लिए, 4 वेदों को लेने के बाद हमको रामायण है ना, आगे और बताऊंगा, कल इसमें जोड़ेंगे, रामायण को लेना पड़ेगा, महाभारत को लेना पड़ेगा, अन्य कई धार्मिक ग्रंथों को लेना पड़ेगा, जिससे हमको हिस्ट्री की क्या मिलेगी, कहीं ना कहीं से जानकारी मिलेगी। तो देखिए एनसीईआरटी क्या देती है संक्षिप्त में, क्लास 11th में अंडरलाइन करते चले। यदि ये देखो इस पुस्तक, ये तो 100 रुपए की फोटोकॉपी है, कहाँ मिल रही है? महामाया बुक डिपो में। ले आओ, मेरे साथ साथ इसको क्या कर लो, अंडरलाइन करते चलो, नोट्स भी बन जाएगा, बुक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आपकी इच्छा है, बंधन नहीं है, लेकिन ले आए तो बेहतर, जैसे रखा है पंडित। सुनिए अब, यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडु लिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है। पांडु लिपियां मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिटन बुक्स, ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों, तालपत्रों पर लिखी मिलती है, किंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई, ये पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई हैं। मतलब रिटन स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा है। कहां कहां हमको रिटन में कुछ मिला, तो ताम्रपत्र पर मिला, मेष चर्म मतलब किसी चमड़े पर मिला, है ना, काष्ठ फलक यानी लकड़ी पर मिला। इन्हें हम भले ही अभिलेख कह दें, परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी गई कोई बात, उसको मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते हैं। उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए ये पांडुलिपियां मूल्यवान समझी जाती थीं। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालयों में और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में संचित सुरक्षित हैं। आगे बढ़िए। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है, जो मैंने समझाया था। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ किस विषय पर हैं? धार्मिक। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। उसमें से मैंने अभी केवल किसका परिचय दिया? वेद का। यह साहित्य प्राचीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है, किंतु देश और काल के संदर्भ में इसका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं। तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1500 टू 1000। ये एक फैक्ट है जिसको आपको आगे भी मैं बताऊंगा बार बार, इसलिए अभी जोर नहीं दे रहा हूं, आगे आपको याद ही हो जाएगा। ऋग्वेद वाज रिटन इन बिटवीन 1500
to 600 BC, and the other 3 Vedas and the whole Vedic literature is written in between. नहीं, ये 600 लिख रहा है, 1500 to 1000 BC है ये, और बाकी सब कब लिखे गए हैं? 1000 to 600 BC। इसको डिटेल आगे समझेंगे। एक काल कहलाता है प्री मतलब ऋग्वैदिक एज, और दूसरा काल कहलाता है पोस्ट वैदिक एज। तो ऋग्वेद को 15,000 से 1,000 ले रहा है एनसीईआरटी, अंडरलाइन कर लेना, ठीक। मैं भी लिखा हूं 15,000 से 1500 से 1,000 1 है ना, और बाकी सब उसके बाद है। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद 1000 से 500 ईसा पूर्व का लगभग माना गया है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, बाद के वैदिक साहित्य में कर्मकांड, जादू टोना आदि हैं, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। इतना ही लिख के छोड़ दिया है एनसीईआरटी में। तो मैंने आपको डिटेल बता दिया, समझ में आया? कहां पर से अपन चल रहे हैं अभी? चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का। कौन सा चैप्टर? स्रोतों के प्रकार। और स्रोतों के प्रकार में भी हमने कौन सा स्रोत पढ़ा है? लिटरेचर वाला स्रोत। और लिटरेचर में भी कौन सा लिटरेचर पढ़ा है? वैदिक लिटरेचर। थोड़ा सा और पढ़ा दूं 10 मिनट, ये ओवर हो रहा है। अब देखो वैदिक लिटरेचर में क्या होता है, इन वेदों को गाने वाले अलग अलग ऋषि थे, उनके अलग अलग नाम थे। वेदों से संबंधित जो गायन करते थे, ऋग्वेद के गाने वाले को होत्री या होता कहते थे, होत्री या होता। सामवेद के गायन करने वाले को उद्गात्री या उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद के गायन करने वाले को अध्वयुः या नहीं अध्वयु कहते थे, और अथर्ववेद के गायन करने वाले को ब्रह्मा कहते थे। तो देखो क्यों मैं बोल रहा था इसको इस एक क्रम से याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है, 4 वेदों का क्रम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके गायकों का क्रम होता, उद्गाता, अध्वयु, ब्रह्मा। होता, उद्गाता, अध्वयु, ब्रह्मा। ये शुद्ध संस्कृत है। होता, उद्गाता, अध्वयु, ब्रह्मा। होता, उद्गाता, अध्वयु, ब्रह्मा। याद ना रहे कोई बात नहीं, आप अभी इसको स्किप कर सकते हो। एक लास्ट बता देता हूं, हर वेद का अपना अपना उपवेद है, एक के साथ एक फ्री वाला। एक बुक के साथ एक बुक और थी, छोटी पुस्तक। जैसे ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आज ये बहुत फेमस हुई, बीच में भी फेमस थी, और बीच के एक दौर में एलोपैथी के कारण लोग आयुर्वेद से दूर हट गए थे। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का नाम अब तो सब जान रहे होगे, च्यवनप्राश खा रहे हो, रामदेव बाबा का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो आयुर्वेदिक। तो ये बेसिकली कैसे बनती है आयुर्वेदिक औषधियां, सब कुछ किसमें दिया गया था सदियों पहले? आयुर्वेद में। त्रिफला खाते होगे, किससे बनता है? हर्रा, आंवला, पहेड़ा, सुने होंगे कभी। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इस उपवेदा आप सामवेद। इंग्लिश वाली बुक में इतना ही लिखा रहेगा, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। दूसरी किताबें उठाएंगे जैसे आप एस के पांडे, ए के पांडे, इनकी किताबें, तो लिखा रहेगा उसमें, और एग्जाम में भी आप देखोगे मिलेगा। गंधर्व लोग कौन थे? गायन विद्या को गंधर्व विद्या भी कहते हैं। जो देवलोक में गीत गाते हैं, संगीत प्रस्तुत करते हैं, वो गंधर्व हैं। यानी देवलोक के हिमेश रेशमिया, देवलोक के इंडियन आइडियल वाले लोग गंधर्व कहलाते हैं। हम लोग धरती में प्रस्तुत कर रहे हैं, और वैसे भी जो गीत संगीत से जुड़े हैं उनमें दैवीय अंश कुछ मात्रा में है, मानते हैं। स्पेशल पर्सनालिटी होते हैं, सबसे नहीं बनता म्यूजिक। तुम जीवन भर तबला ठोकते रह जाओ, बजाना नहीं सीख पाओगे। जिसको आता है उसको बहुत नेचुरल आता है। तुम आ ऊ चिल्लाते रह जाओगे, लेकिन जो गाना गाता है वो कब सीखता है, कब गा लेता है, पता नहीं चलता। और संगीत अपने आप में ध्यान है। जब आप संगीत में जाते हो, आप दुनिया की सारी बातें भूल जाते हो। वो ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग माना गया है। तो संगीत का पहला ग्रंथ सामवेद। सामवेद का उपवेद, उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। थोड़ा भी किसी के मन में डाउट है बच्चों, संगीत का पहला ग्रंथ सामवेद,
सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्व वेद, यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद। ये युद्ध से संबंधित है, दोनों का दूर दूर तक अब कनेक्शन नहीं है। यजुर धनुर, यजुर धनुर, यजुर्वेद यज्ञ से, धनुर्वेद युद्ध से। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है ब्रह्मवेद या शिल्पवेद, ब्रह्मवेद या शिल्पवेद। हर वेद का अपना एक उपवेद है। हाँ, बोलो उपवेद मतलब जैसे सब वेद, अंग्रेजी में बोलेंगे जैसे डिप्टी कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर, टाइटल एंड सब टाइटल, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। तो सब वेदा आप बोल सकते हो, लेकिन सब वेद शब्द के बदले कौन सा शब्द है? उपवेद। उसका सहायक, उसका असिस्टेंट, उसका पार्ट, उसका एक छोटा सा सेक्शन। ऋग्वेद आयुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, अथर्ववेद ब्रह्मवेद या शिल्पवेद। किसके दिमाग में बात नहीं घुसी? इस चार्ट को कल दोबारा पढ़ेंगे, 2 बार में स्थायी मेमोरी में जाएगा। अब मैं इसको आप बना लीजिए। अब देखो, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों की रचना हुई। कल मैं आपको वेदांग बताऊंगा, वेदांत नहीं, क्या बताऊंगा? वेदांग, वेदों के अंग। पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास अष्टाध्यायी लिखा, बता ही चुका हूं। रामायण और महाभारत और पुराणों का संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास। नहीं जानते हो तो जान जाना, लिखवाऊं थोड़ी इन सबको अंडर, अच्छा लिखवाते चलूं? ठीक, लिख लीजिए, इतना तो लिख चुके। ठीक, वैदिक ग्रंथों का मूल अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये ओरिएंटल ब्लैक स्वान की है ना ये पुस्तक? एक तो पब्लिकेशन क्या है? ओरिएंटल ब्लैक स्वान की एनसीईआरटी पब्लिकेशन है, चल रहने दे, जो भी होगा गवर्नमेंट पब्लिकेशन है ना। चलिए लिखिए, वैदिक ग्रंथों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग, जिसको हम कब समझेंगे? कल, आज अति हो जाएगा, सबको बताऊंगा। तो वैदिक ग्रंथों का मूल अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या बने? वेदांग। वेदांग मतलब होता है वेदों के अंग, वेद धन अंग। जैसे हमारे अलग अलग पार्ट हैं, हाथ पैर आंख कान नाक, वैसी वेदों का अलग अलग पार्ट बताया गया। कोई ग्रंथ वेद का कान है, कोई ग्रंथ वेद की आंख है। कैसे है कल एक्सप्लेन करूंगा। तो वैदिक ग्रंथों का मूल अर्थ समझाने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की। ब्राह्मण ग्रंथ से भी आगे क्या है? वेदांग। इनकी संख्या 6 है, 6। दे आर 6 इन नंबर्स। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। आगे लिखिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी 400 ईसा पूर्व में लिखी, 400 BC. अष्टाध्यायी was written by पाणिनि in 400 BC. पाणिनि ने अष्टाध्यायी 400 ईसा पूर्व में लिखी। किसका नाम ले रहा हूं मैं? पाणिनि का। और बुक का नाम क्या ले रहा हूं? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब क्या है? 8 अध्यायों वाली पुस्तक। अष्ट मतलब 8, 8, और अध्याय मतलब चैप्टर। पाणिनि ने अष्टाध्यायी 400 ईसा पूर्व में लिखी। इतना एक लाइन पाणिनि के ऊपर लिखकर एनसीईआरटी वाले ने थोड़ा कृपा कर दिया पाणिनि पर, आगे कुछ नहीं बताया है। अष्टाध्यायी, अष्टधन अध्याय, अष्टाध्यायी, रिटन बाय पाणिनि। इसका सब्जेक्ट क्या है? अष्टाध्यायी का सब्जेक्ट है संस्कृत व्याकरण, ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, द फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर, द फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर रिटन बाय पाणिनि। दुनिया का पहला ग्रामर लिखने वाला व्यक्ति कौन है? पाणिनि।
इसीलिए कई लोगों को पाणिनि की संज्ञा मिलेगी। जैसे हम छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कह देंगे? हीरालाल काव्योपाध्याय को, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखेगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखता है तो वो उस भाषा का पाणिनि कहलाने लगता है। पाणिनि कौन है? संस्कृत के व्याकरणाचार्य। व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर। द फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब क्या है? 8 अध्यायों वाली पुस्तक। एक पुस्तक जिसमें कितने अध्याय हैं? 8। इसका सब्जेक्ट क्या है? ग्रामर। कब लिखी गई? 400 BC। मन में थोड़ा भी डाउट? आगे बढ़िए। रामायण, महाभारत और प्रमुख पुराणों का अंतिम संकलन, रामायण, महाभारत एंड पुराण्स आर रिटन इन 400 ईस्वी, 400 AD। लास्ट कलेक्शन, अंतिम संकलन, रामायण, महाभारत और पुराणों का अंतिम संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ। किताबें बहुत पुरानी हैं, लेकिन इनका प्रेजेंट फॉर्म कब आया? 400 AD। ये 400 AD गुप्त डायनेस्टी का समय है। हम आगे इसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री अभी शुरू नहीं हुआ है। रामायण, महाभारत और किसका? पुराणों का अंतिम संकलन कब हुआ? 400 AD। ये अपने प्रेजेंट फॉर्म में कब आए? 400 AD में। गुप्त राजाओं के समय इनको लिखा गया, थे सदियों पुराने। एक, हाँ, मैं आपको इसीलिए आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हूं। उनके कालक्रम को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहा। मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आधुनिक रिसर्च उनके कालक्रम को लेकर बहुत कुछ बातें बता रही है, और वो सिलेबस से हटके है। आपकी जिज्ञासा है इसलिए मैं भेज दूंगा, उसको देखते रहिए। जैसे कल मैंने वास्को डी गामा पर एक वीडियो भेजा था ग्रुप में, कितने लोगों ने देखा? तुम लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हो क्या? आप लोगों का एक ग्रुप बना है जिसमें ऐसी बातें जो सिलेबस से हटके हैं पर आपको जानने का मन करता है, आप पूछेंगे, मैं आपको कुछ ना कुछ उसमें जानकारियां दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा आज। रामायण, महाभारत और पुराणों का अंतिम संकलन कब हुआ? 400 ईस्वी। महाभारत, आगे लिखिए, महाभारत वेद व्यास की रचना है। महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की रचना है। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे। 8800 हाइम्स, श्लोकाज, मंत्राज। कितने थे प्रारंभ में? महाभारत में कितने मंत्र थे? 8800 श्लोक। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय था। जय, वीरू नहीं था, जय था। अब इसके बाद की बातें अगले एपिसोड में, क्योंकि 6:20 हो गया।